यस पीपल, डन विथ योर ब्रेक। आप लोगों का ब्रेक हो गया। ब्रेक के बाद आपका वापस से स्वागत है। चलिए, तो हम जो है वो आगे बढ़ेंगे। गुंजन, कोई बात नहीं बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ता करेगा। अभी तो बहुत टाइम है ना एग्जाम को। अभी एग्जाम थोड़ी कोई आ गया है, अभी तो एग्जाम को बहुत टाइम है। चलिए, तो आप लोगों ने वो 3 क्वेश्चन कर लिए? 3 क्वेश्चन कर लिए आपने? मैं मुंबई में कहां रहता हूं? आई स्टे इन मुंबई इन कांदिवली एरिया। कांदिवली, कांदिवली करके एक एरिया वहां पे। तो चलिए, हम कौन सा टॉपिक पढ़े? सर ऐसा कोई टॉपिक लाओ जिसमें मजा आ जाए। चलो, तो मजा आने वाला टॉपिक पढ़ते हैं। तो एक टॉपिक है जिसमें मजा आ जाएगा आपको। संदीप कौर, बोलिए ना, आपका डाउट क्या है? हाँ, तो चलिए, हम एक कोई ऐसा टॉपिक पढ़ते हैं जिसमें मजा आ जाए आपको। और उस टॉपिक का नाम है जिसमें मजा आ जाए आपको। मजा आने वाली टॉपिक पढ़नी है ना? तो चलिए, तो मजा आने वाली एक टॉपिक है जिसका नाम है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। ठीक है, मजा आने वाली टॉपिक है। मजा आ जाएगा आपको, बोलेगा हाँ सर ये कुछ है टॉपिक, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। तो चलिए, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड टॉपिक है, वो क्या है? सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड टॉपिक है, वो क्या है? क्या पेनल्टी के केस में हम डीआरसी के लिए ऑप्ट कर सकते हैं? अगर नहीं, असेसमेंट का ऑर्डर है, देखो असेसमेंट का ऑर्डर है, वेरिएशन है, तो ही आप जा सकते हैं। असेसमेंट या इंटीमेशन का ऑर्डर है, पेनल्टी तो उसके बाद लगेगी ना। देखो असेसमेंट का ऑर्डर आया, पेनल्टी तो उसके बाद लगने वाली है। तो असेसमेंट का ऑर्डर है, इंटीमेशन का ऑर्डर है, आप डीआरसी के पास जा सकते हैं। चलिए, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड, सबसे पहले हम बात करते हैं गुंजन की। मुझे एक बात बताओ, एक लड़की है जिसका नाम है गुंजन। गुंजन का फोटो बनाते हैं यहां पे। अब तो गुंजन क्या होगी ना, गुंजन ऑनलाइन होगी तो भी रिप्लाई नहीं करेगी, बोलेगी सर आप मेरी बेइज्जती कर रहे हो। चलिए, ये गुंजन है, बड़ी खुश लग रही है। गुंजन के हाथ में मोबाइल भी है, व्हाट्सएप यूज कर रही है। ठीक है, तो गुंजन के हाथ में मोबाइल है। अब एक बात समझना, गुंजन जो है वो, ये गुंजन है, गुंजन का नाम है, सरनेम है गुंजन तिवारी। तिवारी नहीं है सर, वो कोई और ही है, तिवारी है, बट तो भी तिवारी मान लेते हैं। गुंजन की जो कास्ट है, वो गुंजन की कास्ट है ब्राह्मण करके। ठीक है, ब्राह्मण, ब्राह्मण कास्ट है गुंजन की। अब मुझे एक बात बताओ, गुंजन ने मान लो शादी की एक लड़के से, और वो लड़का जो है वो जैन है। गुंजन ब्राह्मण है और एक लड़का है, ये एक लड़का है लप्पू सा। अब एक बात समझना, ये एक लड़का है और लड़के की कास्ट है जैन। अलग अलग कास्ट के दोनों लोग हैं। गुंजन है वो ब्राह्मण है और लड़का है वो जैन है। एग्जाम्पल है जस्ट। ठीक है, गुंजन बोलती मैं तो महेश्वरी हूं। अरे ठीक है ना, कौन सा अपन रियल वाला बात कर रहे हैं। तो गुंजन ब्राह्मण है और लड़का जैन है, इन दोनों की शादी हो गई। मुझे एक बात बताइए, ये शादी को आप कौन सा नाम देंगे? ये इंटर कास्ट मैरिज है, ये इंटर कास्ट मैरिज है, या ये इंट्रा कास्ट मैरिज है? मुझे बताइए, ये इंटर कास्ट मैरिज है या ये इंट्रा कास्ट मैरिज है? मुझे ये बताइए। गुंजन ब्राह्मण है एग्जाम्पल के लिए, उसने एक लप्पू सा लड़का है जैन, वो जैन है, उन दोनों ने शादी कर ली। मुझे एक बात बताइए, ये जो शादी है वो कौन सी शादी है? इंटर कास्ट मैरिज है या इंट्रा कास्ट मैरिज है? अगर किसी और कास्ट में शादी होना, किसी और कास्ट में शादी होना इज अ इंटर कास्ट मैरिज या फिर इंट्रा कास्ट मैरिज? इंटर या इंट्रा, किसी और कास्ट में शादी होना। ब्राह्मण और जैन दोनों अलग अलग कास्ट के लोग हैं, दोनों में शादी हो गई, और इस शादी का क्या नाम देंगे? इंटर कास्ट या इंट्रा कास्ट? ऑलमोस्ट लोग बोल रहे हैं इंटर कास्ट। राइट आंसर इज ये इंटर कास्ट मैरिज है, ये इंट्रा कास्ट नहीं है। इंट्रा कास्ट कब किसको बोलते हैं? जब एक ही कास्ट में शादी होती, ब्राह्मण ब्राह्मण में शादी होती, उसको बोलते हैं इंट्रा कास्ट। और एक कास्ट से दूसरी कास्ट में शादी होती है, उसको बोला जाता है इंटर कास्ट। तो इंटर कास्ट का मतलब होता है
कि जब दूसरी कास्ट में शादी होती है दैट इज कॉल्ड इंटर कास्ट, और अगर जब विद इन द कास्ट शादी होती है उसको बोला जाता है इंट्रा कास्ट। अब एक बात समझना, इंटर जो वर्ड है ना, बेसिकली वर्ड के साथ दिक्कत है। इंटर जो वर्ड है ना, ये इंटर वर्ड सुन के लगता है अंदर अंदर है, बट होता एक्चुअली बाहर बाहर है करके, ठीक है। जो लोग मेरे को फील कर पा रहे हैं वो समझ पा रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूं, कि ये जो इंटर वर्ड है ना, इंटर वर्ड सुन के आपको लगता अंदर अंदर है बट होता बाहर बाहर है। इंटर वर्ड सुन के आपको लगता जो है वो तो अंदर अंदर है, क्या लगता है, अगर इंटर जब आप वर्ड सुनोगे ना तो आपको लगेगा अंदर अंदर बट होगा बाहर बाहर। तो इंटर का मतलब होता है कि एक कास्ट की दूसरे कास्ट में शादी होना जाना, दैट इज कॉल्ड योर इंटर कास्ट मैरिज। जैसे आपने जीएसटी में पढ़ा होगा, तो जीएसटी में आपने एक इंटर स्टेट पढ़ा होगा। इंटर स्टेट का मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। जब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो सेल करते हो दैट इज कॉल्ड इंटर स्टेट सेल, और अगर एक ही स्टेट के अंदर अंदर सेल करते हो दैट इज कॉल्ड इंट्रा स्टेट सेल। अब एक बात समझना, उसी फंडे को अब अपन लेके आते हैं सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड टॉपिक में। आपको पता है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड में जैसा कि हमको पता है कि 5 हेड ऑफ इनकम होते हैं। जैसे पहला लेक्चर मैंने आपको बताया तो पहले लेक्चर में बताया मैंने आपको कि 5 हेड ऑफ इनकम होते हैं। अब ये 5 हेड ऑफ इनकम कौन कौन से होते हैं? जैसे पहला हेड होता है जिसको इनकम फ्रॉम सैलरी बोला जाता है। दूसरा जो हेड होता है वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तीसरा हेड जो होता है वो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, और तीसरा हेड बिजनेस, चौथा कैपिटल गेन, पांचवा अदर सोर्सेज। तो ये 5 घर है कुल मिला के। 1 इज द इनकम फ्रॉम सैलरी, सेकेंड इज हाउस प्रॉपर्टी, थर्ड इज योर पीजीबीपी, फोर्थ इज योर कैपिटल गेन, एंड फिफ्थ इज योर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अब एक बात समझना, ये मान लो 5 घर है, 5 हेड है करके, ठीक है। अब एक बात समझना, सबसे पहले एक होता है अगर कोई लॉस हो गया तो लॉस को गेन से सेट ऑफ करोगे, उसमें 2 तरह का सेट ऑफ होता है। 1 इज द इंट्रा हेड एडजस्टमेंट और 1 इज द इंटर हेड एडजस्टमेंट। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंट्रा हेड एडजस्टमेंट करते हैं। इंट्रा हेड एडजस्टमेंट का मतलब होता है एक ही हेड के अंदर अंदर एडजस्टमेंट करना, एक ही हेड के अंदर अंदर एडजस्टमेंट करना, एक ही हेड के अंदर एडजस्टमेंट करना, दैट इज कॉल्ड योर इंट्रा हेड एडजस्टमेंट। और जब एक हेड से दूसरे हेड में जाते हैं तो उसको बोला जाता है इंटर हेड एडजस्टमेंट। देखो, अगर आपको तकलीफ होती है तो पहले आप किससे हेल्प मांगते हो? अपने घर वालों से हेल्प मांगते हो। तो अगर अपने घर के अंदर अंदर ही, अपने घर के अंदर अंदर जो है, अपने घर के अंदर अंदर अगर मान लो आप एडजस्टमेंट कर लेते हो, दिस इज कॉल्ड योर इंट्रा हेड एडजस्टमेंट। और जब आप एक हेड से दूसरे हेड पे हेल्प मांगते हो दैट इज कॉल्ड इंटर हेड एडजस्टमेंट। सबसे पहली सेक्शन होती है सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड की, दैट इज द सेक्शन नंबर 70। आप मुझे पहले ये बताइए, चलो मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूं, आप मुझे बताएंगे कि ये इंट्रा हेड एडजस्टमेंट है या इंटर हेड एडजस्टमेंट है। जैसे मान लो मेरा टेक्सटाइल बिजनेस का लॉस हुआ और कोचिंग क्लास बिजनेस का गेन, इसको मैंने सेट ऑफ करा दिया, गुलू गुलू करा दिया। गुलू गुलू बोलेंगे हम, सेट ऑफ को बोलेंगे गुलू गुलू करके, ठीक है। तो अगर मान लो टेक्सटाइल बिजनेस का लॉस है एंड यहां पे कोचिंग क्लास बिजनेस का गेन है, तो इसको सेट ऑफ करा दिया, गुलू गुलू करा दिया। मुझे बताइए ये इंट्रा हेड एडजस्टमेंट है या इंटर हेड एडजस्टमेंट है? राइट आंसर इज ये इंट्रा हेड एडजस्टमेंट है, क्योंकि पीजीबीपी के अंदर ही तो गुलू गुलू हुआ है। अब दूसरा एग्जांपल, मान लो मेरा हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है और मेरा कैपिटल गेन का इनकम है। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है और कैपिटल गेन का इनकम है, तो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस और कैपिटल गेन का इनकम, उन दोनों को आपस में गुलू गुलू करा दिया। आप बताइए ये क्या है? ये तुम्हारा इंटर हेड एडजस्टमेंट है, क्योंकि एक हेड का लॉस दूसरे हेड से आप सेट ऑफ कर रहे हो। अगर मान लो मेरा मुंबई की हाउस प्रॉपर्टी का लॉस हो गया और राजस्थान की हाउस प्रॉपर्टी का गेन हो गया, मुंबई की हाउस प्रॉपर्टी का लॉस हो गया और राजस्थान की हाउस प्रॉपर्टी का गेन हो गया, उन दोनों को आपस में सेट ऑफ कर दिया। ये इंट्रा हेड एडजस्टमेंट है, क्योंकि घर के अंदर अंदर हो रहा है, हाउस प्रॉपर्टी के अंदर अंदर हो रहा है, दैट इज कॉल्ड इंट्रा हेड गुलू गुलू। अब एक और चीज समझना, मान लो मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो गया और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है और आपस में गुलू गुलू हो रहा है, तो यहां पे ये इंट्रा हेड एडजस्टमेंट है, क्योंकि कैपिटल गेन हेड के अंदर अंदर हो रहा है, कैपिटल गेन हेड के अंदर अंदर हो रहा है, दैट इज कॉल्ड योर इंट्रा हेड एडजस्टमेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि देखो, एक ही हेड के अंदर अंदर होता है, दैट इज कॉल्ड इंट्रा हेड एडजस्टमेंट, और एक हेड से दूसरे हेड में जाते हो, दिस इज कॉल्ड योर इंटर हेड एडजस्टमेंट। तो जैसे मान लो एक घर है, उस घर के अंदर ही अगर आप गुलू गुलू कर लेते हो करके, ठीक है, दैट इज कॉल्ड
आपका इंट्रा हेड एडजस्टमेंट, और अगर आप दूसरे घर से हेल्प मांगते हो दैट इज कॉल्ड योर इंटर हेड एडजस्टमेंट। तो ये 5 घर है करके, ठीक है। और अगर आप अपने घर के अंदर अंदर ही गुलू गुलू कर लेते हो तो इट इज कॉल्ड इंट्रा हेड एडजस्टमेंट, और अगर दूसरे घर से हेल्प मांगते हो दिस इज कॉल्ड योर इंटर हेड एडजस्टमेंट। चलिए अपन सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 70 की। सेक्शन 70 बोलती है इंट्रा हेड एडजस्टमेंट की बात करती है। इंट्रा हेड एडजस्टमेंट का मतलब होता है कि अगर मान लो किसी एक ही हेड के अंदर अंदर एक सोर्स का लॉस है और दूसरे सोर्स का गेन है, एक सोर्स का आपका लॉस हो गया, दूसरे सोर्स का गेन है, आपस में आप सेट ऑफ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आपस में आप सेट ऑफ कर सकते हो। दिस इज कॉल्ड योर इंट्रा हेड एडजस्टमेंट या इंट्रा हेड गुलू गुलू। एक ही हेड के अंदर अंदर आप गुलू गुलू करिए। लेकिन बेटा इसके 4 एक्सेप्शन है, इसके 4 एक्सेप्शन है। कौन कौन से 4 एक्सेप्शन है समझने की कोशिश करना। सबसे पहला तो अगर आपका कोई भी स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस हो गया, स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस, स्पेसिफाइड बिजनेस का मतलब होता है वो आपको पता है 14 बिजनेस मैंने बताए थे, वो 14 बिजनेस, दिस इज बिजनेस, वो 14 बिजनेस कौन कौन से याद रहेगा तो कोल्ड चेन फैसिलिटी, वेयरहाउसिंग फॉर एग्रीकल्चर, उसके बाद में पेट्रोलियम नेचुरल गैस पाइपलाइन, हॉस्पिटल होना चाहिए 100 बेड और मोर वाला, होटल होना चाहिए 2 स्टार और अबव कैटेगरी, हाउसिंग प्रोजेक्ट अंडर स्लम रीडेवलपमेंट, हाउसिंग प्रोजेक्ट अंडर अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम, प्रोडक्शन ऑफ द फर्टिलाइजर, बी कीपिंग, बी हनी, बी वैक्स वाला बिजनेस, कंटेनर डिपो, कंटेनर फ्रेट स्टेशन वाला। आफ्टर दैट वेयरहाउसिंग फॉर द शुगर, स्लरी पाइपलाइन फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयरन और सेमीकंडक्टर वेफर फैब्रिकेशन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एंड न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी दैट इज कॉल्ड, एंड पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस पाइपलाइन वाला बिजनेस करके, ठीक है। तो ये तुम्हारे स्पेसिफाइड बिजनेस थे। वो स्पेसिफाइड बिजनेस का अगर आपका कोई लॉस हो जाता है गाइस, तो एक चीज ध्यान रखना, वो सिर्फ स्पेसिफाइड बिजनेस के गेन से ही सेट ऑफ होगा और किसी से सेट ऑफ नहीं होगा। अगर स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस हो गया तो वो सिर्फ स्पेसिफाइड बिजनेस के गेन से सेट ऑफ होगा और किसी से नहीं होगा। दूसरा, अगर आपको कोई स्पेक्युलेटिव बिजनेस का लॉस हो जाता है, स्पेक्युलेटिव बिजनेस का लॉस हो जाता है तो वो आपके स्पेक्युलेटिव बिजनेस के गेन से ही सेट ऑफ होगा, स्पेक्युलेटिव बिजनेस के गेन से सेट ऑफ होगा। तो अगर आपका स्पेक्युलेटिव बिजनेस का लॉस हो जाता है तो वो आपके स्पेक्युलेटिव बिजनेस के गेन से ही सेट ऑफ होगा और किसी से नहीं होगा। तो देखिए स्पेसिफाइड बिजनेस के लॉस होते हैं ना, वो सिर्फ स्पेसिफाइड बिजनेस के गेन से सेट ऑफ होते हैं। स्पेक्युलेटिव बिजनेस के जो लॉस होते हैं वो सिर्फ स्पेक्युलेटिव बिजनेस के गेन से सेट ऑफ होते हैं और किसी से नहीं होते। एंड गाइस तीसरा, अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हो गया, क्या हो गया, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हो गया ना, तो वो गाइस आप सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ कर सकते हो और किसी से नहीं कर सकते। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हो गया ना तो वो सिर्फ आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ कर सकते हो और किसी से नहीं कर सकते। एंड लास्ट पार्ट, अगर आपका ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस का लॉस हो गया, अगर आपका ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस मतलब आप क्या करते हैं, ओन करते हैं और मेंटेन करते हैं घोड़ों को। देखो मैं हॉर्स रेसेस नहीं बोल रहा हूं, मैं रेस हॉर्सेस बोल रहा हूं, दोनों में फर्क है। जब मैं रेस हॉर्सेस बोलूंगा ना तो मैं बात घोड़ों की कर रहा हूं, और मैं अगर हॉर्स रेसेस बोलूंगा तो मैं बात रेस की कर रहा हूं, तो फर्क है दोनों में। मैं बोल रहा हूं कि अगर आप ओन करते हैं एंड मेंटेन करते हैं रेस हॉर्सेस में, घोड़ों को अगर आप ओन करते हैं एंड मेंटेन करते हैं, उससे जो अगर कोई लॉस हो गया तो बेटा आपकी सेम टाइप की जो इनकम होगी, मींस ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस वाला इनकम है, उसी से आप सेट ऑफ कर सकते हैं। तो मैंने पहले आपको क्या बताया, मैंने आपको बोला करके, ठीक है, मैंने आपको बोला कि सबसे पहली चीज तो ये कि इंट्रा हेड एडजस्टमेंट का मतलब होता है कि आप एक काम करिए, एक ही हेड के अंदर अंदर गुलू गुलू करिए, एक ही हेड के अंदर अंदर करिए, मींस हाउस प्रॉपर्टी का लॉस, हाउस प्रॉपर्टी का गेन गुलू गुलू करा दो। इंट्रा हेड एडजस्टमेंट, अपन इंट्रा हेड एडजस्टमेंट पढ़ रहे हैं। पीजीबीपी का लॉस पीजीबीपी के अंदर अंदर ही गुलू गुलू करा लो, कैपिटल गेन के अंदर ही करा लो। लेकिन इसके 4 एक्सेप्शन है। पहला एक्सेप्शन यह है कि स्पेसिफाइड बिजनेस का अगर कोई लॉस होता है ना तो ये सिर्फ स्पेसिफाइड बिजनेस से ही सेट ऑफ हो सकता है, किसी और बिजनेस से सेट ऑफ नहीं होगा। स्पेक्युलेटिव बिजनेस का कोई लॉस होता है तो वो सिर्फ स्पेक्युलेटिव बिजनेस से ही सेट ऑफ हो सकता है और किसी से नहीं हो सकता। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस होता है तो सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ हो सकता है, और ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस का लॉस है वो सिर्फ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस से ही सेट ऑफ हो सकता है और किसी से नहीं हो सकता। अब एक बात बताओ,
यहां पे मैंने बोला कि लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हुआ तो वो सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ होगा। एक बात बताओ, देखो कैपिटल गेन हेड के अंदर अंदर जब अपन बात कर रहे हैं तो कैपिटल गेन हेड के अंदर दो चीजें हो सकती है। कैपिटल गेन हेड के अंदर भाई दो चीजें हो सकती है, या तो लॉन्ग टर्म हो सकता है या फिर शॉर्ट टर्म हो सकता है। या तो लॉन्ग टर्म हो सकता है या फिर शॉर्ट टर्म हो सकता है। मींस या तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस या गेन हो सकता है या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस या गेन हो सकता है। यहां पे क्या बोला है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस होता है तो वो सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ हो सकता है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हुआ तो वो लॉन्ग टर्म से सेट ऑफ हो सकता है या नहीं? आंसर इज यस, हो सकता है। तो आपको यहां पे क्या बोला, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस होता है तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ होता है। तो अगर मान लो कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो गया तो वो लॉन्ग टर्म से सेट ऑफ हो सकता है नहीं? आंसर इज यस, बिल्कुल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो आप इसको कैसे याद रखोगे, मैंने आपको एग्जांपल दिया था बहुत पहले। कैपिटल गेन हेड है ना, पहली चीज तो मैं बता दूं, ये अंबानी का फैमिली है। अंबानी का फैमिली इंडिया का सबसे रिचेस्ट फैमिली है। पहले अदानी जी भी थोड़ा टक्कर देने गए थे, बट उसके बाद वापस से हिंडनबर्ग के बाद में वापस आ गए। ठीक है, ये जो है ये अंबानी का फैमिली है। इसमें जो लॉन्ग टर्म है ना वो बड़ा भाई है और शॉर्ट टर्म है वो छोटा भाई है। लॉन्ग टर्म है वो बड़ा भाई है, लॉन्ग टर्म का मतलब जो मुकेश अंबानी है वो मुकेश अंबानी बड़ा भाई है, और शॉर्ट टर्म मींस जो आपका अनिल अंबानी है। एक चीज ध्यान रखना, मुकेश अंबानी है वो अनिल अंबानी की हेल्प कर सकता है। मींस अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ हो सकता है, बट अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ नहीं हो सकता। तो आप इसको ऐसे याद रखेंगे कि मुकेश अंबानी है वो अनिल अंबानी की हेल्प कर सकता है, बट अनिल अंबानी है वो मुकेश अंबानी की हेल्प नहीं कर सकता, उसकी औकात नहीं है। क्योंकि अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हुआ ना तो वो सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ होगा, बट अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हुआ तो वो बेटा आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एज वेल एज द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोनों से सेट ऑफ हो सकता है करके। तो आप इसको ऐसे याद रखेंगे, मुकेश अंबानी अनिल अंबानी की हेल्प नहीं कर सकता, बट अनिल अंबानी है सॉरी मुकेश अंबानी है वो अनिल अंबानी की हेल्प कर सकता है, अनिल अंबानी है वो मुकेश अंबानी की हेल्प नहीं कर सकता। मींस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है, सेट ऑफ हो सकता है, बट अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ नहीं होता। इसका रीजन क्या है, एक बात बताऊं, देखो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ करा दिया तो गवर्नमेंट लॉस में रहेगी। कैसे? लॉन्ग टर्म कैपिटल जो गेन होता है वो नॉर्मली 20% से टैक्सेबल होता है और शॉर्ट टर्म वाला है वो 30% से टैक्सेबल होता है। तो एक चीज समझो, 20% वाला लॉस क्या वो 30% के गेन से सेट ऑफ करने देंगे? क्या नहीं देंगे ना भाई। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है, ये 20% वाला लॉस है, तो क्या आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ करने दे दिया, इसका मतलब तो फिर आप 30% वाले गेन से सेट ऑफ कर रहे हो ना, तो गवर्नमेंट 10% लॉस पे चली जाएगी ना, इसके लिए अलाउ नहीं किया। अगर आप लॉजिकली सोचोगे तो आप समझिए लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है ये 20% वाला लॉस है, एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मतलब ये 30% वाला गेन है। तो आप एक बात समझिए, 20% वाला लॉस है वो 30% वाले गेन से सेट ऑफ नहीं करना देना चाहते। अगर मान लो 20% वाला लॉस है तो वो 20% वाले गेन्स के सामने ही सेट ऑफ हो सकता है करके। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। तो देखिए मैंने आपको क्या बोला, समझने की कोशिश करिए। मैंने अभी तक आपको यह बताया कि एक ही हेड के अंदर अंदर आप सेट ऑफ कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड इंट्रा हेड एडजस्टमेंट, बट इसके 4 एक्सेप्शन है। पहला, स्पेक्युलेटिव बिजनेस का लॉस है वो सिर्फ स्पेक्युलेटिव बिजनेस से ही गेन से ही सेट ऑफ होगा। दूसरा, स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस है वो सिर्फ स्पेसिफाइड बिजनेस के गेन से सेट ऑफ होगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है वो सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ होगा। एंड बेटा ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस का लॉस है वो सिर्फ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस के सामने ही सेट ऑफ होगा। दिस इज कॉल्ड इंट्रा हेड एडजस्टमेंट। अब एक बात समझना, एक सेक्शन होती है दैट इज द सेक्शन 71, और सेक्शन 71 है ना, ये बात करती है इंटर हेड एडजस्टमेंट की। इंटर हेड एडजस्टमेंट का मतलब होता है कि अब आप दूसरे हेड में जा रहे हो, अब जो है वो आप दूसरे हेड में जा रहे हो गुलू गुलू करने। ठीक है, देखो सबसे पहले आप जो हेल्प मांगते हो अपने घर में मांगते हो, अपने घर में अगर हेल्प कोई नहीं करता तो फिर आप बाहर जाते हो। तो अब आप बाहर जब जा रहे हो तो आप इंटर हेड एडजस्टमेंट मतलब दूसरे हेड से आप हेल्प मांगने जा रहे हो। आप दूसरे हेड से हेल्प मांग सकते हो, आंसर इज यस, आप मांग सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
मींस पीजीबीपी का लॉस हुआ, कैपिटल गेन का गेन है, सेट ऑफ कर सकते हैं, आंसर इज यस। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस हुआ, सैलरी का इनकम है, सेट ऑफ कर सकते हैं, आंसर इज यस। लेकिन बेटा इसके 6 एक्सेप्शन है, इसके 6 एक्सेप्शन है। कौन कौन से? आप इंटर हेड एडजस्टमेंट कर सकते हो, बट इसके 6 एक्सेप्शनल केसेस है। कौन कौन से समझना, सब लोग इधर देखना। 6 एक्सेप्शनल केसेस है। कौन कौन से? सबसे पहला तो आपका अगर स्पेसिफाइड बिजनेस है, तो स्पेसिफाइड बिजनेस का अगर कोई लॉस होता है तो वो आप सिर्फ स्पेसिफाइड बिजनेस के प्रॉफिट से ही सेट ऑफ कर सकते हो। भाई ये तो वही वाली बात हो गई जो मैंने ऊपर लिखी थी कि स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस होता है वो सिर्फ स्पेसिफाइड बिजनेस के गेन से सेट ऑफ करते हो। तो ये ऊपर लिखा था वो का वो मैंने यहां पे लिख लिया। दूसरा, अगर आपका कोई स्पेक्युलेटिव बिजनेस का लॉस हो गया तो वो आप किससे सेट ऑफ कर सकते हो? सिर्फ स्पेक्युलेटिव बिजनेस के गेन से कर सकते हो। सेम वो का वो। तीसरा, अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हो गया तो आप उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ कर सकते हो। और चौथा, अगर आपका ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस का लॉस है तो वो आप सेम टाइप की इनकम मींस ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस से ही सेट ऑफ कर सकते हो। आप बोलोगे सर ये वापस क्यों लिखा आपने? यहां पे देखो, जब मैं इंट्रा हेड की बात कर रहा था ना तो इसमें क्या था, एक ही हेड के अंदर अंदर, लेकिन स्पेसिफाइड बिजनेस का जो लॉस है वो सिर्फ स्पेसिफाइड बिजनेस से ही, स्पेक्युलेटिव बिजनेस का लॉस है वो सिर्फ स्पेक्युलेटिव बिजनेस से, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है वो सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से, ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज वाला सिर्फ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज से। तो एक बात बताओ, यहां पे मैं आपको यह बता रहा था कि जैसे स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस है ना वो सिर्फ स्पेसिफाइड बिजनेस से ही सेट ऑफ कर सकते हो। इसका मतलब स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस है वो एनी अदर बिजनेस से आप नहीं कर सकते। जैसे मान लो होटल के बिजनेस का लॉस है या हॉस्पिटल के बिजनेस का लॉस है, मैं मेरे कोचिंग क्लास के बिजनेस से सेट ऑफ कर सकता हूं? नहीं कर सकता। मैं वो इंट्रा हेड में ये बता रहा था। अब मैं आपको ये बोल रहा हूं वापस लिख के कि ये जो स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस है ना ये सिर्फ स्पेसिफाइड बिजनेस के प्रॉफिट से ही सेट ऑफ होगा। इसका मतलब और किसी हेड से सेट ऑफ भी नहीं हो सकता। मींस स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस है वो आपके सैलरी से सेट ऑफ नहीं हो सकता, हाउस प्रॉपर्टी से नहीं हो सकता, कैपिटल गेन से नहीं हो सकता, अदर सोर्सेज से नहीं हो सकता। मतलब यहां पे इंटर हेड में वापस लिखने का मेरा औचित्य यह है कि ये किसी और हेड से भी सेट ऑफ नहीं हो सकते। मींस स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस है वो सिर्फ स्पेसिफाइड बिजनेस के प्रॉफिट से, स्पेक्युलेटिव बिजनेस का लॉस है वो सिर्फ स्पेक्युलेटिव बिजनेस के गेन से, और किसी हेड से सेट ऑफ नहीं हो सकता। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है वो सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से, ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस का लॉस है वो सिर्फ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस से। 4 एक्सेप्शन तो ये हो गई। अब मैं आपको बता रहा हूं पांचवा और छठा 2 एक्सेप्शन, ध्यान रखना। सबसे पहला एक्सेप्शन नंबर 5 और उसके बाद एक्सेप्शन नंबर 6। एक्सेप्शन नंबर 5 ये बोलता है कि अगर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होता है, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होता है ना वो सिर्फ आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और फिर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उसी से सेट ऑफ हो सकता है और किसी से नहीं हो सकता। मींस देखो, अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हुआ तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ हो सकता है और किसी से नहीं हो सकता। मींस अगर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हुआ तो वो सिर्फ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ होता है और किसी हेड से नहीं होता। एंड गाइस, आपका पीजीबीपी का अगर लॉस हो गया, पीजीबीपी लॉसेस नॉट अलाउड टू बी सेट ऑफ अगेंस्ट सैलरी। मींस आपके पीजीबीपी के लॉसेस है ना वो आप सैलरी के सामने सेट ऑफ नहीं ले सकते। पीजीबीपी के लॉसेस है वो हाउस प्रॉपर्टी के सामने सेट ऑफ ले सकते हो, आप कैपिटल गेन के सामने ले सकते हो, अदर सोर्सेस के सामने ले सकते हो, बट आप सैलरी के सामने नहीं ले सकते। ये एक एक्सेप्शन है। तो देखो मैंने क्या बोला, वापस से बोल रहा हूं, मैंने आपको 4 एक्सेप्शन तो वो के वो जो मैंने ऊपर समझाए थे इंट्रा हेड एडजस्टमेंट में, अब मैं इंटर हेड एडजस्टमेंट में भी 4 एक्सेप्शन तो वही। पांचवा क्या है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हुआ ना तो वो सिर्फ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही आप सेट ऑफ कर सकते हो। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हुआ तो आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ कर सकते हो और किसी से सेट ऑफ नहीं कर सकते। एक बात बताऊं, इधर देखो,
ये जो कैपिटल गेन हेड है ना, इसमें दो चीजें हो सकती है। मैंने क्या बोला, या तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हुआ तो सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से, एंड बेटा शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हुआ तो सिर्फ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से, मतलब बाकी हेड से सेट ऑफ नहीं कर सकते। ऐसा क्यों, आप इसको ऐसे याद रखेंगे, ये जो कैपिटल गेन हेड है ना, ये एक अंबानी फैमिली है। एक बात बताओ, अंबानी फैमिली दुनिया में बाकी लोगों की हेल्प कर सकता है या नहीं कर सकते हैं? मींस ये जाके बिजनेस की हेल्प कर सकते हैं, ये जाके हाउस प्रॉपर्टी की हेल्प कर सकते हैं, ये जाके अदर सोर्सेस की हेल्प कर सकते हैं, बट एक बात बताऊं, बाकी लोग इनकी हेल्प नहीं कर सकते। आपको क्या, आपकी औकात है क्या आप जाके अंबानी फैमिली की हेल्प कर पाओगे? आपकी औकात और मेरी औकात अनिल अंबानी की हेल्प करने की भी नहीं है। तो एक बात बताऊं, अगर यहां पे तकलीफ है, इनको तकलीफ है, तो ये दो भाई आपस में कैसा है, बड़ा भाई छोटे की हेल्प कर सकता है, छोटा बड़े की हेल्प नहीं कर सकता। और ये लोग दुनिया की हेल्प करने जा सकते हैं, ये लोग दुनिया की हेल्प कर सकते हैं, बट बेटा इनकी हेल्प कोई और नहीं कर सकता। मींस अगर मान लो कैपिटल गेन में लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हुआ तो सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हुआ, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हुआ, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हुआ तो सिर्फ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से। बट ये बाकी पीजीबीपी का गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस क्या सेट ऑफ हो सकता है? आंसर इज नो। तो आप इसको ऐसे याद रखेंगे, कैपिटल गेन हेड जो है वो एक अंबानी फैमिली है। मींस ये लोग बाकी लोगों की हेल्प कर सकते हैं, बट इनकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। एंड गाइस, बिजनेस के लॉसेस होते हैं ना, वो बिजनेस के लॉसेस आप किसी भी हेड से सेट ऑफ कर सकते हो। मींस बिजनेस में लॉस हो गया, कैपिटल गेन से सेट ऑफ कर दो, अदर सोर्सेस से कर दो, हाउस प्रॉपर्टी से कर दो, सैलरी से आप नहीं कर सकते। बिजनेस के लॉसेस है वो सैलरी से सेट ऑफ नहीं हो सकते, बाकी किसी भी हेड से सेट ऑफ हो सकते हैं करके। अब मैं आपको एक बात बताऊं, अब मैं आपको जो सिखाने वाला हूं दैट इज नेक्स्ट 4 मिनट का आपका एक प्रोसेस रहेगा। दिस इज कॉल योर माइंड मैपिंग करके। और अगर ये आपको समझ में आ गया तो आपको सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड टॉपिक समझ में आ गया, और अगर ये समझ में नहीं आया तो आपको सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड टॉपिक समझ में नहीं आया। तो मैं आपको करवाने वाला हूं माइंड मैपिंग करके, ठीक है? चलिए इधर देखिए, सब लोग इधर ध्यान होना चाहिए, बुक में मत देखिए। अगर ये दोनों सेक्शन आपको समझ में आई, और ये तब समझ में आएगी, ऐसी मानी जाएगी, जब मैं आपको माइंड मैपिंग कराने वाला हूं। ये माइंड मैपिंग जो है वो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए इधर देखिए, सब लोग इधर देखिए, सब लोगों का ध्यान इधर होना चाहिए, मेरी तरफ देखो। देखो, सबसे पहली चीज, पहला हेड होता है सैलरी का, सैलरी हेड। देखो, सैलरी हेड में कभी भी लॉसेस पॉसिबल नहीं है। मींस सैलरी हेड में लॉसेस नॉट पॉसिबल, लॉसेस पॉसिबल है ही नहीं यार। सैलरी नील हो सकती है, सैलरी नेगेटिव कैसे हो सकती है? सैलरी नील हो सकती है, सैलरी नेगेटिव कैसे हो सकती है करके, ठीक है? और अगर ये समझ में आया तो उसके बाद मैं आपके लिए क्लैपिंग कराऊंगा, ठीक है? तो देखिए, सैलरी में लॉस पॉसिबल नहीं। अब देखो, एग्जाम में अगर आपको दिख जाए हाउस प्रॉपर्टी का लॉस, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस हो सकता है। अब हाउस प्रॉपर्टी का लॉस हुआ तो आपके स्टेप कैसे होंगे, क्या क्या आप करोगे? तो मैं बताऊं, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस हुआ तो सबसे पहले आप एक काम करिए, आप सबसे पहले इंट्रा हेड एडजस्टमेंट करेंगे। भाई, इंट्रा हेड एडजस्टमेंट का मतलब हाउस प्रॉपर्टी हेड का अगर और कोई गेन है तो उससे सेट ऑफ कर लो, दैट इज कॉल्ड इंट्रा हेड एडजस्टमेंट। उसके बाद में आप क्या करेंगे? इंटर हेड एडजस्टमेंट, इंटर हेड एडजस्टमेंट आप है वो इंटर हेड एडजस्टमेंट करेंगे। मीन सबसे पहले आप इंट्रा हेड एडजस्टमेंट कर लीजिए। जैसे हाउस प्रॉपर्टी का कोई लॉस है तो आप, कोई लॉस है तो उसको कि हाउस प्रॉपर्टी के गेन से सेट ऑफ कर लो। अगर मान लो उससे भी नहीं हो पाता तो आप बाजू वाले घर में जाइए, इंटर हेड एडजस्टमेंट करिए। लेकिन एक बात बताऊं, हाउस प्रॉपर्टी हेड का लॉस है ना, वो दूसरे हेड से मैक्सिमम 2 लाख तक सेट ऑफ हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं। हाउस प्रॉपर्टी हेड का लॉस है वो दूसरे हेड से मैक्सिमम 2 लाख तक सेट ऑफ हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं। और अगर एसएससी 115 बीएससी लेता है तो बिल्कुल ही सेट ऑफ नहीं होता। एसएससी अगर है वो 115 बीएससी लेता है तो बिल्कुल ही सेट ऑफ नहीं होता। अदरवाइज आपके हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है वो दूसरे हेड से मैक्सिमम 2 लाख तक सेट ऑफ हो सकता है। अब उसके बाद भी अगर आपका सेट ऑफ नहीं हुआ तो आप एक काम करिए, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है उसको आप कैरी फॉरवर्ड कर लीजिए। कितने साल तक? 8 असेसमेंट ईयर तक आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। आप क्या करेंगे? 8 असेसमेंट ईयर है वो 8 असेसमेंट ईयर तक आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो देखो, सैलरी में लॉस पॉसिबल ही नहीं है। दूसरा, हाउस प्रॉपर्टी में लॉस हो सकता है, यस।
तो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस दिखा तो पहले आप इंट्रा हेड एडजस्टमेंट करिए, उसके बाद आप इंटर हेड एडजस्टमेंट करिए, और उसके बाद बचता है तो आप कैरी फॉरवर्ड कर दीजिए नेक्स्ट 8 असेसमेंट ईयर तक। ठीक है, चलिए अब याद तीसरा पॉइंट यहां ध्यान देना। हाँ, जैसे मान लो आपका पीजीबीपी हेड है, पीजीबीपी हेड में क्या क्या हो सकता है। अगर आपको दिख जाए स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस, स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस दिख जाता है, अगर आपको स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस दिख जाता है, वो 14 बिजनेस का लॉस, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसको सेट ऑफ करेंगे अगेंस्ट स्पेसिफाइड बिजनेस का इनकम। अगर कोई स्पेसिफाइड बिजनेस का इनकम दिख गया तो उसके सामने सेट ऑफ करेंगे, और अगर सेट ऑफ नहीं हो पाया तो आप इसको क्या करेंगे, कैरी फॉरवर्ड। एंड अगर आपको याद रहेगा तो मैंने आपको बताया था कि कैरी फॉरवर्ड स्पेसिफाइड बिजनेस के लॉसेस है ना, वो अनलिमिटेड ईयर्स तक होते हैं, अनलिमिटेड ईयर्स तक, अनलिमिटेड टाइम तक, एन नंबर ऑफ ईयर्स तक आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपको स्पेक्युलेटिव बिजनेस का लॉस दिख जाता है, स्पेक्युलेटिव बिजनेस का लॉस ध्यान देना। हाँ, अगर आपको स्पेक्युलेटिव बिजनेस का लॉस दिख जाता है तो आप इसको सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसको सेट ऑफ करेंगे स्पेक्युलेटिव बिजनेस का अगर कोई इनकम है तो, और अगर उसके बाद में नहीं है स्पेक्युलेटिव बिजनेस का इनकम, बाद में लॉस बचा, उसको आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे 4 असेसमेंट ईयर्स तक आप इसको आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। मींस अगले 4 साल तक आप इसको कैरी फॉरवर्ड है वो कर सकते हैं 4 असेसमेंट ईयर तक के लिए। अब एक बात समझना, एक और चीज है, अगर मान लो आपका कोई अदर बिजनेस का लॉस बच गया तो, अदर बिजनेस का लॉस, जैसे कोचिंग क्लास के बिजनेस का लॉस, टेक्सटाइल बिजनेस का लॉस, तो अदर बिजनेस का कोई लॉस है तो आप क्या करेंगे, तो अदर बिजनेस का लॉस है तो आप सबसे पहले करेंगे इंट्रा हेड एडजस्टमेंट। सबसे पहले आप इंट्रा हेड एडजस्टमेंट, इंट्रा हेड एडजस्टमेंट का मतलब होता है बिजनेस में और कोई इनकम है कोई भी बिजनेस का, उससे सेट ऑफ कर दो। उसके बाद यहां समझना, यहां दिमाग लगाना, उसके बाद आप करेंगे इंटर हेड एडजस्टमेंट। बट इंटर हेड एडजस्टमेंट में मैं एक्सेप्शन में क्या डालू, एक्सेप्ट सैलरी, सैलरी के सामने आप नहीं कर सकते। तो बिजनेस के लॉसेज है तो सबसे पहले आप इंट्रा हेड एडजस्टमेंट, दूसरा आप इंटर हेड एडजस्टमेंट, और उसके बाद में इंटर हेड एडजस्टमेंट में आप सैलरी के सामने नहीं कर सकते, और उसके बाद में जो लॉस बचेगा उसको आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे। कितने, 8 असेसमेंट ईयर्स तक आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे। 8 असेसमेंट ईयर है, वो 8 असेसमेंट ईयर तक आप उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे। दिस इज फॉर द बिजनेस। उसके बाद में एक बात समझिए, अगर आपका कैपिटल गेन हेड का लॉस है, ध्यान देना, हाँ, अगर चौथा हेड कैपिटल गेन हेड में अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस आ गया, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस आया तो आप किससे सेट ऑफ करोगे, अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस आया तो आप सेट ऑफ सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही कर सकते हैं, और उसके बाद में अगर लॉस बचा तो उसको आप सीधा क्या करेंगे, कैरी फॉरवर्ड, और इसको आप 8 असेसमेंट ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। इसको आप 8 असेसमेंट ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस बचा, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस आ गया तो आप इसको सेट ऑफ किससे करेंगे, आप इसको सेट ऑफ करेंगे या तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से, उसके बाद में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से, और उसके बाद में अगर आपका बचा तो सीधा आप इसको क्या करेंगे, कैरी फॉरवर्ड करेंगे 8 असेसमेंट ईयर तक, और किसी हेड से सेट ऑफ नहीं कर सकते। 5वां हेड होता है आपका आईएफओएस, और आईएफओएस में अगर आपका ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस का लॉस आ गया तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसको सेट ऑफ करेंगे सेम इनकम से, सेम टाइप का इनकम, और अगर नहीं होता है तो इसको आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे 4 असेसमेंट ईयर्स तक आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। उसके बाद अगर मान लो आईएफओएस का अगर आपका अदर लॉस है, अदर लॉस है आईएफओएस का, तो आईएफओएस का अगर आप अदर लॉस है तो उस पर्टिकुलर केस में आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप सेट ऑफ करेंगे किसके सामने, इंट्रा हेड एडजस्टमेंट करेंगे, आप इंट्रा हेड एडजस्टमेंट करेंगे। इंट्रा हेड एडजस्टमेंट करने के बाद आप क्या करेंगे, इंटर हेड एडजस्टमेंट करेंगे, और इंटर हेड एडजस्टमेंट करने के बाद गाइस कैरी फॉरवर्ड नॉट अलाउड।
अदर सोर्सेस के लॉस है ना, वो आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। अदर सोर्सेस के लॉस आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। तो दिस इज ऑल अबाउट द माइंड मैपिंग। अगर मान लो ये चीजें आपके दिमाग में बैठी है तो आपको सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड टॉपिक समझ में आया है, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आया। तो जैसे जैसे मैं चलता गया वैसे वैसे अगर आपका दिमाग भी उसी मूवमेंट में चलता गया, उसी मैपिंग में चलता गया, तो आपको ये टॉपिक समझ में आया है, अदरवाइज आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आया। तो देखो, सैलरी में आपका लॉस है वो पॉसिबल नहीं है। हाउस प्रॉपर्टी में लॉस होता है, पहले इंट्रा हेड करो, फिर इंटर हेड करो मैक्सिमम 2 लाख तक, और फिर उसको कैरी फॉरवर्ड कर लो 8 असेसमेंट ईयर तक। उसके बाद आपका पीजीबीपी का अगर मान लो आपका लॉस होता है तो स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस है, स्पेसिफाइड बिजनेस से सेट ऑफ कर दो, उसके बाद में बचता है तो अनलिमिटेड ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड कर दो। स्पेक्युलेटिव बिजनेस का लॉस आप सेट ऑफ कर दो, स्पेक्युलेटिव बिजनेस से जो बचता है उसको आप कैरी फॉरवर्ड कर दो 4 असेसमेंट ईयर तक। अगर आपका अदर बिजनेस का लॉस है तो पहले इंट्रा हेड, उसके बाद इंटर हेड बट एक्सेप्ट सैलरी, और कैरी फॉरवर्ड करो फिर 8 असेसमेंट ईयर तक। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हुआ तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ करो, उसके बाद कैरी फॉरवर्ड 8 असेसमेंट ईयर तक। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है तो आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ करो, उसके बाद कैरी फॉरवर्ड 8 असेसमेंट ईयर। एंड गाइस, आईएफओएस में अगर ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस का लॉस है, आप ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस से सेट ऑफ करो, उसके बाद जो बचता है वो कैरी फॉरवर्ड। अदर सोर्सेज के लॉस पहले इंट्रा हेड फिर इंटर हेड, और कैरी फॉरवर्ड अलाउ नहीं है, इसको अदर सोर्सेज के बाकी लॉसेस को आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते है करके। ठीक है, यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। चलिए अब मैं आपको जो एक चीज बताने वाला हूं वो आप समझने की कोशिश करना करके, ठीक है, समझने की कोशिश करना। मैं आपको एक जो चीज बताने वाला हूं वो उस पर ध्यान देना। एक बात बताओ, इधर देखो, इधर देखो, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, सब लोग मेरी तरफ देखना, सब लोग मेरी तरफ देखना। जैसे मान लो ये लॉस है हाउस प्रॉपर्टी का। क्या है? हाउस प्रॉपर्टी का लॉस। समझना, अगर इस साल में लॉस हुआ तो सबसे पहले आप इंट्रा हेड एडजस्टमेंट करोगे, मींस इसी हेड के अंदर अंदर। उसके बाद आप दूसरे हेड से सहयोग ले सकते हो, उसके बाद में आप कैरी फॉरवर्ड करोगे। एक बात समझना, अब ये कैरी फॉरवर्ड होके अगले साल आ गया। अगर एक बार कैरी फॉरवर्ड हो गया ना तो फिर बेटा आपको उसी हेड से सेट ऑफ हो सकता है, फिर आपको इंटर हेड का बेनिफिट नहीं मिलेगा। वापस बोल रहा हूं, इधर देखो, जैसे इस साल लॉस हुआ, लॉस इस साल का है, तो इस साल का लॉस पहले आप इसी हेड के अंदर अंदर सेट ऑफ करो, इंट्रा हेड एडजस्टमेंट, फिर आप इंटर हेड में चले जाओ और फिर आप कैरी फॉरवर्ड करो। एक बार कैरी फॉरवर्ड हो गए, एक बार कैरी फॉरवर्ड हो गए तो फिर आपको दूसरे हेड से सेट ऑफ करने का मौका नहीं मिलेगा, फिर आपको उसी हेड के अंदर अंदर गुलू गुलू करना पड़ेगा, फिर आपको उसी हेड के अंदर अंदर है वो आपको गुलू गुलू करना पड़ेगा, और किसी हेड से सहयोग नहीं मिलेगा। एक बार अगर आप कैरी फॉरवर्ड हो गए तो फिर आपको दूसरे हेड से सेट ऑफ नहीं हो सकता। मींस इन सिंपल वर्ड, इंटर हेड एडजस्टमेंट है वो बेनिफिट आपको सिर्फ उसी ईयर में मिलता है जिस ईयर में वो लॉस होता है। अगर लॉस इस साल का है तो इस साल आप दूसरे हेड से हेल्प ले सकते हो, दूसरे हेड से सेट ऑफ कर सकते हो। एक बार आप लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड कर गए, एक बार आप लॉसेस को आगे ले गए तो फिर आप दूसरे हेड से सेट ऑफ नहीं कर सकते, आप उसी हेड से सेट ऑफ करना पड़ेगा। एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे मान लो फॉर एन एग्जाम्पल गुंजन है। गुंजन, गुंजन देख बेटा, एक टाइम है लाइफ में, एक एज है, उस एज में तुम इंट्राकास्ट मैरिज भी कर सकती हो, इंटरकास्ट मैरिज भी, बॉयफ्रेंड बना के इंटरकास्ट मैरिज भी कर सकती हो। लेकिन एक बार ये एज कैरी फॉरवर्ड हो गई ना करके, ठीक है, तो फिर बेटा अपने पास में इंटर हेड किसी और कास्ट का ऑप्शन नहीं बचेगा। अपनी कास्ट में जो मम्मी पापा लाके देंगे उसी से आपको शादी करनी पड़ेगी, आपको उसी से शादी करनी पड़ेगी, फिर आपको उसी कास्ट में करनी पड़ेगी। दूसरे कास्ट का ऑप्शन है वो आपके पास से चला जाएगा। तो सिंपल सी चीज को ऐसे याद रखो कि देखो, एक पर्टिकुलर एज में जिस साल में आप दूसरे हेड से भी कर सकते हो, दूसरे कास्ट में भी शादी कर सकते हो, बट एक बार अगर एज निकल जाती है, एक बार आप अगर कैरी फॉरवर्ड हो गए करके, ठीक है, तो फिर बेटा आपको दूसरे कास्ट का ऑप्शन नहीं मिलता, फिर अपने कास्ट में ही आपको शादी करनी पड़ेगी। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? आपको समझ में आया या नहीं आया? आंसर इज यस सर, हमको समझ में यहां पे आ गया है करके, ठीक है। तो चलिए, अगर आपको समझ में आ गया तो आपके लिए तालियां बजवा देते हैं, आपके लिए जो है वो क्लैपिंग करा लेते हैं, आपके लिए हूटर भी बजवा देते हैं, ड्रम भी बजवा देते हैं आपके लिए। अब आप एक काम करिए, अगर आपको समझ में आ गया तो अब आप एक काम करिए, फटाफट आपकी बुक में पेज नंबर 132 पे दे रखा है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड, तो पेज नंबर
132 पे, चलिए पेज नंबर 132 पे दे रखा है और पेज नंबर 132 क्लबिंग हो गया था तुम्हारा पहले, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। यहां से रीड करना चालू करेंगे और यहां से रीड करते 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 अगले पेज पे जो टेबल दे रखी है वो टेबल भी आपको रीड करनी है, और टेबल के बाद में कुछ नोट्स दे रखे, ये भी आप रीड कर लेना, अगर नहीं समझ में आता है तो मैं बताऊंगा, ठीक है। यहां से आप चालू करेंगे। देखो अनएब्सॉर्ब डेप्रीशिएशन आगे जाके भी किसी भी हेड से सेट ऑफ हो सकता है। अनएब्सॉर्ब डेप्रीशिएशन एक ऐसी चीज है जो आगे जाके भी किसी भी हेड से सेट ऑफ हो सकता है। अनएब्सॉर्ब डेप्रीशिएशन हो सकता है, बाकी कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए तो आप एक सैलरी को छोड़ के, तो यहां से लेके और सेक्शन 79 के ऊपर जो भी दे रखा है उसको आप रीड कर लीजिए, और रीड करने के बाद अगर आप चाहे तो कुछ क्वेश्चन भी ट्राई कर सकते हैं। दैट इज द क्वेश्चन नंबर, आप ट्राई कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, 4 5 6 7 8 तक तो करिए, ट्राई करिए एक बार, ठीक है। चलिए आप एसटीसीएल पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से क्यों ही सेट ऑफ करोगे, खुशी लॉस हो जाएगा ना। आप एक बात बताओ, आप 20% वाला टैक्स भरना चाहोगे या 30% वाला? यार आप हमेशा शॉर्ट टर्म से पहले सेट ऑफ करोगे ना, ज्यादा बेनिफिशियल वो है ना। पहले पूरा रीड करिए और रीड करने के बाद आप कुछ क्वेश्चन ट्राई करिए, क्वेश्चन नंबर 4 5 6 7 8 ट्राई करिए एक बार।
चलिए एक बात बताइए, आप लोगों का पढ़ के हुआ क्या? मैं आपको एक तरीका बताता हूं पीजी इसके क्वेश्चन सॉल्व करने का, एक मस्त लल्लन टॉप तरीका है। मैं आपको इसके क्वेश्चन फटाफट आपसे सॉल्व हो जाए इसका एक तरीका बताता हूं। वो तरीका मैं आपको बता रहा हूं। तो आप लोगों का एक बात बताइए, पढ़ के हुआ क्या? जो मैंने आपको थियरी बोला था, पढ़ के हुआ? पॉइंट आपको समझ में नहीं आया? चलो पॉइंट मैं आपको, पांचवा पॉइंट समझ में नहीं आया वो मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है? वो मैं समझा दूंगा। पढ़ के हुआ क्या? चलो इसमें पहले तो एक पॉइंट समझ में नहीं आया वो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है? देखो पॉइंट जो है यहां पे क्या पॉइंट दे रखे, वेन एवर इनकम इज एग्जाम देन लॉसेस डज नॉट हैव द टैक्स ट्रीटमेंट, ये अपन ऑलरेडी देख चुके हैं। देखो लॉसेस फ्रॉम लॉटरी, कार्ड गेम, रेसेस एटसेट्रा एटसेट्रा नॉट एलिजिबल टू सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड, एज वेल एज लॉसेस कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट द इनकम अंडर सेक्शन 115 बीबी लॉटरी इनकम, 115 बीबी दैट इज लॉटरी इनकम, क्रॉसवर्ड पजल इनकम ऑन टीवी शो एटसेट्रा एटसेट्रा। पहली चीज तो मैंने आपको बताया, ये कैजुअल जो होती है ना इनकम, इसके जो लॉसेस है वो किसी और से सेट ऑफ नहीं होंगे। एज वेल एज इस इनकम के सामने कोई दूसरे लॉसेस सेट ऑफ नहीं हो सकते। जैसे आपका बिजनेस का लॉस है, तो बिजनेस का लॉस क्या इस इनकम के सामने सेट ऑफ हो सकता है? आपका बिजनेस का लॉस है, वो बिजनेस का लॉस क्या इस इनकम के सामने, बिजनेस का लॉस लॉटरी के सामने सेट ऑफ हो सकता है? आंसर इज नो। तो बिजनेस का लॉस आपके विनिंग के सामने वगैरह सेट ऑफ नहीं होता। तो पहली चीज तो इन इनकम से रिलेटेड कोई लॉस है वो सेट ऑफ नहीं होंगे, और इन इनकम के सामने कोई लॉसेज है, जैसे लॉटरी का लॉस पहली चीज कहीं सेट ऑफ नहीं होगा, और लॉटरी की इनकम के सामने दूसरे लॉसेज है वो आपके सेट ऑफ नहीं हो सकते है करके, ठीक है? चलिए आगे क्या दे रखा है, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस फ्रॉम बिजनेस कैन बी सेट ऑफ इवन इफ द सच बिजनेस इज नॉट कंटिन्यूड। आपने बिजनेस बंद कर दिया 4 साल पहले, बट 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, तो क्या अभी भी सेट ऑफ कर सकते हो? आंसर इज यस। अब एक बात समझना, अगर आपका कोई बिजनेस का इस साल में गेन है तो पहले आप इसमें से लेस करोगे करंट ईयर का डेप्रीशिएशन। आप ऐसा नहीं कर सकते कि करंट ईयर का डेप्रीशिएशन तो कैरी फॉरवर्ड मार दो और पहले पुराने बिजनेस के लॉस सेट ऑफ कर दो, ऐसा नहीं। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, करंट ईयर का डेप्रीशिएशन सेट ऑफ करना पड़ेगा, उसके बाद तुम्हारे पुराने बिजनेस के लॉसेस है वो सेट ऑफ करो, और उसके बाद में कोई अनअब्सॉर्ब डेप्रीशिएशन है वो सेट ऑफ करो। तो मैंने क्या बोला, पहले करंट ईयर का डेप्रीशिएशन, फिर पुराने बिजनेस के लॉस, और फिर पुराने अनअब्सॉर्ब डेप्रीशिएशन। ये आपका सीक्वेंस रहेगा बिजनेस के इनकम के सामने। अब एक चीज समझना, इफ देयर इज अ इनकम अंडर एनी हेड एंड एलिजिबल लॉस अंडर एनी अदर हेड, such loss shall be first set off against the income before set off of the carry forward losses। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, एक बात समझना, हुआ क्या इस साल में, करंट ईयर में आपका हाउस प्रॉपर्टी का 2 लाख का लॉस है, ठीक है? एंड पीजीबीपी का फॉर एन एग्जांपल 5 लाख का गेन है। यार तुम्हारे पुराने पीजीबीपी के लॉस पड़े हैं 10 लाख के, पुराने पीजीबीपी के लॉस पड़े हैं 10 लाख के। अब क्वेश्चन यहां पे यह आता है कि सर एक बात बताओ, इस साल में पीजीबीपी का गेन है 5 लाख, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है 2 लाख, सेट ऑफ हो सकता है? आंसर इज यस। लेकिन पुराने हमारे पीजीबीपी के लॉस है वो 10 लाख है। क्या करें, पहले करंट ईयर का हिसाब करें, या फिर ऐसा कर सकते हैं कि हाउस प्रॉपर्टी का लॉस तो आगे कैरी फॉरवर्ड कर दो अगले 8 साल तक, और इसके सामने पुराने लॉस सेट ऑफ कर दो। तो पहले क्या करें, एक सीबीडीटी का सर्क्यूलर है, सीबीडीटी ये बोलता है कि आपको क्या करना पड़ेगा, सीबीडीटी ये बोलता है कि पहले आपको करंट ईयर का हिसाब करना पड़ेगा, मींस आपको हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है वो पहले आप इसके सामने सेट ऑफ करोगे, और फिर 3 लाख का गेन बचा, और इस 3 लाख के सामने फिर पुराने पीजीबीपी के लॉस लोगे। तो इन सिंपल वर्ड में आपको बताऊं, पहले आप है ना इस साल का हिसाब करो, और उसके बाद में अगर कोई गेन बचता है तो फिर पुराने लॉसेस को सेट ऑफ करो। आप ऐसा नहीं करोगे कि इस साल का लॉस तो एक तो पहले कैरी फॉरवर्ड कर दो और पुराना जो है फिर दूसरे, ऐसा नहीं कर सकते आप। मींस पहले आपको इस साल का पूरा हिसाब करना है, उसके बाद में अगर कोई गेन बचता है तो पुराने लॉसेस है वो आपको यहां पे सेट ऑफ करने हैं। डन। उसके बाद में लास्ट पॉइंट, सेट ऑफ लॉसेस नॉट परमिसिबल अगेंस्ट द अनएक्सप्लेन इनकम इन्वेस्टमेंट मनी, जो सेक्शन 115 बीबीई में जो आपका 78% से टैक्सेबल होता है ना, उसके सामने आप कोई लॉसेस वगैरह सेट ऑफ नहीं कर सकते। जो 78% से टैक्सेबल होता है उसके सामने आप लॉसेस वगैरह सेट ऑफ नहीं कर सकते। अब एक बात समझना, 2-3 बच्चों के डाउट है, डाउट जो है वो मैं पहले ले लेता हूं। पहला डाउट तो यह है किसी का, क्या अदर सोर्सेज में लॉस कैसे आ सकते हैं?
आप बोल रहे हो अदर सोर्सेज के लॉस कैरी फॉरवर्ड नॉट अलाउड, आपने यहां पे भी लिखा कैरी फॉरवर्ड नॉट अलाउड। तो अदर सोर्सेज के लॉस कैसे आ सकते हैं? अदर सोर्सेज के लॉस आ सकते हैं, जैसे मान लो फॉर एन एग्जांपल, हुआ क्या, मैंने कोई घर भाड़े पे लिया और आगे भाड़े पे दिया। अब मैंने घर भाड़े पे लिया, उसका रेंट पेड है वो 50,000 है, और मैंने आगे भाड़े पे दिया, उसका रेंट रिसीव्ड है वो सिर्फ 30,000। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों करोगे, बट हो सकता है कुछ इमरजेंसी रहे। इमरजेंसी मतलब आपने पहले घर भाड़े पे ले लिया और उसके बाद कोई भाड़े पे ले नहीं रहा था आपका, लाइक आप उसको वो सब लेटिंग का काम कर रहे हो और आपका बिजनेस नहीं है, तो सब लेटिंग का इनकम है वो अदर सोर्सेज में जाएगा। तो मैंने जो घर भाड़े पे लिया उसका रेंट 50,000 है, आगे घर भाड़े पे दिया उससे रेंट का इनकम 30,000 हुआ, तो यहां पे आपका 20,000 रुपया है, वो 20,000 रुपए का आपका लॉस आ गया। ये अदर सोर्सेज का लॉस है, इसको इंट्रा हेड कर सकते, इंटर हेड कर सकते, इसको कैरी फॉरवर्ड अलाउ नहीं है, कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। इसको कैरी फॉरवर्ड है वो आप नहीं कर सकते करके, ठीक है। चलिए अब एक और चीज समझना, ऐश्वर्या बार बार पूछ रही है कि सर ये क्या दे रखा है, ROI ऑन द टाइम। बेटा पता एक सेक्शन पढ़ी थी 139(3) करके, लॉस रिटर्न, याद है असेसमेंट प्रोसीजर में। और लॉस रिटर्न में मैंने आपको यह बताया था कि अगर आपको लॉस हो जाता है तो क्या उस साल का रिटर्न कब तक फाइल करना है। तो अगर ऐश्वर्या याद रहेगा तो वहां पे मैंने बताया था कि अगर आपका बिजनेस का लॉस है, कैपिटल गेन का लॉस है, या ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज का लॉस है, तो आपको रिटर्न टाइम पे फाइल करना पड़ेगा, अदरवाइज वो लॉसेस को आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। याद आया करके, ठीक है। तो ये वो वाला पॉइंट है करके, ठीक है, रिटर्न टाइम पे फाइल करना है या नहीं करना। चलो अब मैं आपको एक लल्लन टॉप तरीका बताता हूं सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड के क्वेश्चन सॉल्व करने का। तो सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड के क्वेश्चन सॉल्व करने का लल्लन टॉप तरीका यह है कि आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे, बड़ा सिंपल सा तरीका है। आप एक काम करो, सबसे पहले आप इनकम इनकम लिख लो, मतलब जो जो प्रॉफिट प्रॉफिट दिखता है ना वो लिख लो। जैसे मान लो इनकम फ्रॉम सैलरी दिख रहा है तो सैलरी लिख लो, जैसे फॉर एन एग्जांपल 60,000 आपका सैलरी का इनकम है, इनकम इनकम लिख लो, मतलब प्रॉफिट प्रॉफिट पहले लिख लो। तो आप एक काम करो, जैसे ये सैलरी लिखा, फिर 2-3 लाइन छोड़ के मान लो बिजनेस का कोई इनकम दे रखा है तो पीजीबीपी का इनकम आपने लिख लिया। अगर मान लो आपका कैपिटल गेन का इनकम दे रखा है, आपने कैपिटल गेन में मान लो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दे रखा है, आप इनकम इनकम पहले लिख लो। आप इनकम इनकम पहले लिख लो और फिर आप लॉसेस को पकड़ना चालू करो कि इसमें से कौन सा लॉस है, अच्छा ये लॉस है, क्या किससे सेट ऑफ हो सकता है, आप सेट ऑफ करते चलो करके, ठीक है। लास्ट में आपका आंसर आ जाएगा। तो बहुत ही इजी वाला कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इजी का साथ तरीका है। आपको क्या करने का, पहले आप जो है वो इनकम इनकम पकड़ना चालू करो, मतलब जो इनकम इनकम है वो पहले लिख लो, और उसके बाद जो लॉसेस जो आपको लगता है कि किससे किससे सेट ऑफ हो सकता है वो आप सेट ऑफ कर दो, और पहले करंट ईयर का हिसाब करो, फिर पुराने लॉसेस है वो आप लेके आओ। इस मेथड पे आप एक काम करिए, आपको जो मैंने क्वेश्चन बोले वो क्वेश्चन आप एक बार खुद ट्राई करिए करके, आपसे इजीली होंगे, और मैं चाहता हूं आप खुद ट्राई करें, क्लास में करें, मजा आएगा आपको। तो चलिए आप एक काम करिए, सबसे पहले फटाफट फटाफट आपको जो क्वेश्चन मैंने बोले, क्वेश्चन नंबर आपकी बुक से, दैट इज द क्वेश्चन नंबर आई थिंक 4 5 6 7 8 था। तो आपकी बुक से क्वेश्चन नंबर 4 देखो, तो इसमें इनकम इनकम पहले लिख लो, सैलरी का इनकम पहले लिखो, फिर उसके बाद जो इनकम दे रखा है शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस पहले लिखो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पहले लिखो। अब आप लॉसेस को देखो, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है, किससे सेट ऑफ हो सकता है, सैलरी से हो सकता है, कर लो सैलरी से। इनकम फ्रॉम बिजनेस है तो बिजनेस का लॉस पहले किससे होगा, बिजनेस के गेन से सेट ऑफ होगा, बिजनेस का गेन है क्या, नहीं है, क्या सैलरी से सेट ऑफ हो सकता है, नहीं हो सकता, कैपिटल गेन से हो सकता है, आंसर इज हो सकता है, तो आप उससे कर लो। स्पेक्युलेटिव बिजनेस का लॉस है, सीधा आप कैरी फॉरवर्ड कर लो करके, ठीक है। तो आप क्या करो, पहले इनकम इनकम लिखो, फिर आप लॉस लॉस लिखो, और यहीं पे आप खुद सॉल्व करने का एक बार ट्राई करिए, और आप देखिए आपसे सब क्वेश्चन होते हैं, यानी 4 5 6 7 8 करके ये क्वेश्चन आप एक बार करिए फटाफट। मैं आपको 5-7 मिनट का टाइम देता हूं।
चलिए बोलिए डन। किसी का डाउट ये आएगा सर एक बात बताओ, स्पेक्युलेटिव बिजनेस के इनकम के सामने नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस के लॉसेस सेटअप हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते, क्यों नहीं हो सकते, क्यों नहीं हो सकते, बिल्कुल हो सकते। भाई स्पेक्युलेटिव बिजनेस का लॉस है वो स्पेक्युलेटिव बिजनेस से गेन से सेटअप होगा, बट अगर मान लो नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस का लॉस है वो तो स्पेक्युलेटिव बिजनेस के गेन के सामने सेटअप हो सकता है। बोलो डन। हो गया है तो बोलो डन, बोलो डन, बोलो डन। टी बिजनेस में ग्रोइंग और मैन्युफैक्चरिंग है तो उसमें आपको पता 40% आपका एग्रीकल्चर होता है, 40% बिजनेस और 60% एग्रीकल्चर, बस वही एक पॉइंट है, इसके अलावा कुछ इस पॉइंट में पॉइंट नहीं है। पूजा क्वेश्चन नंबर 8 में सिर्फ एक ही पॉइंट है कि टी में जो आपका जो ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग है तो उसमें आपका 40% बिजनेस होगा, 60% एग्रीकल्चर होगा, तो एग्रीकल्चर वाला एग्जेम्प्ट है। डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी कैरिंग एग्रीकल्चर ऑपरेशन, उससे क्या फर्क पड़ता है, ये आईएफएस में टैक्सेबल होगा। देखो हमेशा ये 4 ईयर कैसे काउंट होता है, 4 ईयर या 8 ईयर कैसे काउंट होता है, एक चीज ध्यान देना, यहां पे फोर ईयर कैसे काउंट होता है। तो देखो अगर आप प्रीवियस ईयर वाइज समझते हो तो मैं आपको ईयर काउंट कराना सिखा रहा हूं, इधर देखिए सब लोग। जैसे आपका प्रीवियस ईयर 23-24 का लॉस हो गया, तो देखो इस साल का अगर लॉस है और आपको 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड सेटअप करना है तो 8 साल कैसे काउंट होंगे, इसके अगले साल से। तो सीधी सी बात है, आप लेंगे प्रीवियस ईयर 24-25, 25-26, 26-27, 28, 1 2 3 4 5, 29, 30, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 31, 32 प्रीवियस ईयर। अब आप इसको असेसमेंट ईयर वाइज बोलना चाहे तो आप असेसमेंट ईयर ऑब्वियसली बोलते टाइम एक साल आगे बोलते हैं असेसमेंट ईयर। तो ये लॉस अगर असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर 23-24 में असेसमेंट ईयर 24-25 का लॉस है, तो असेसमेंट ईयर 24-25 का लॉस है, तो आप इसको कब तक कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ कर सकते हैं, असेसमेंट ईयर 32-33 तक। असेसमेंट ईयर 32-33 तक आप इसको कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ कर सकते हैं। असेसमेंट ईयर 32-33 तक आप इसको कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ कर सकते हैं। असेसमेंट ईयर 32-33 तक आप इसको कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ कर सकते हैं, या प्रीवियस ईयर 31-32 बोलो, 1 2 3 4 5 6 7 8। डन। अदिति इस क्वेश्चन में जो लॉस है वो असेसमेंट ईयर 21-22 का है, तो 21-22 असेसमेंट ईयर का लॉस अगर आप 4 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो असेसमेंट ईयर 22-23 से चालू होगा, असेसमेंट ईयर 23-24, असेसमेंट ईयर 25-26 तक कर सकते हैं ना। हाँ भाई, असेसमेंट ईयर 21-22 का लॉस है तो असेसमेंट ईयर 22-23-24 25-26, और असेसमेंट ईयर अपना तो 24-25 है ना, तो इस साल तो सेट ऑफ कर ही सकते हो ना, ये तो तीसरा साल है अभी तक। अदिति ये तो तीसरा साल है अभी तक। चलिए डन। और कोई डाउट? चलो अब एक बात समझना, मैं आपको एक सेक्शन सिखाने वाला हूं, इस सेक्शन पे ध्यान देना, सब लोग इधर देखना। आपको पता है कंपनियां बिक जाती थी, कंपनियां बिकती थी, कंपनियां कैसे बिकती है समझना, कंपनियां बिकती ही है। हाँ आदित्य बोलते कैन वी रैप अप, क्यों? हाँ भाई ऑनलाइन ओपन लेक्चर है, इतना टाइम तो आज क्वेश्चन करने में दिया है, उतना तो मुझे पढ़ाने दो। आदित्य बार बार डीआरसी का पूछ रहा है, डीआरसी में क्यों जाएंगे, आपकी मर्जी है तो डीआरसी में जाइए, नहीं तो आप अपील में चले जाइए ना, आप अपील में चले जाइए, ठीक है, आपके पास ऑप्शन है, आप डीआरसी में ना जाने की बजाय आप अपील में जा सकते हैं। चलिए डन। अब एक बात समझना, एक छोटी सी सेक्शन है और इससे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो ध्यान देना, इससे एग्जाम में जो है वो क्वेश्चन आता है। और ये एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है समझना, ये बोलती है डीआरसी और डीआरपी में क्या फर्क है। ऐश्वर्या तुम दोनों को एक बार पढ़ लो, उसके बाद तुम खुद ही रिकॉग्नाइज कर लोगी दोनों में क्या फर्क है।
डीआरपी में तब जाते थे जब वो दो ही केस थे, ड्राफ्ट ऑर्डर आता था उसके अगेंस्ट में, डीआरसी में आप कोई भी असेसमेंट ऑर्डर के अगेंस्ट में जा सकते हैं, दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, चलिए एक सेक्शन हुआ करती है जिस सेक्शन का नंबर है सेक्शन नंबर 79 करके, और ये सेक्शन क्या बोलती है समझना। हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग सेक्शन है। ये सेक्शन बोलती है कि बाबू अगर कोई क्लोजली हेल्ड कंपनी है, पहली चीज तो ये सेक्शन सिर्फ क्लोजली हेल्ड कंपनी पे लगेगी। क्लोजली हेल्ड कंपनी का मतलब होता है कोई भी अनलिस्टेड कंपनी। अनलिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी। अब जैसे मान लो आपने देखा होगा बहुत बार कोई अनलिस्टेड कंपनियां बिक जाती है। अनलिस्टेड कंपनियां कैसे बिकती है, लोग कैसे मजे लेते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एक कोई अनलिस्टेड कंपनी है जिसमें भारी नुकसान था, भारी नुकसान करके, ठीक है, करोड़ों रुपए का नुकसान था। अब मैं क्या करूंगा, मेरी जो, मैं मान लो कोचिंग क्लास के बिजनेस में हूं, हमारे में प्रॉफिट है, हम क्या करेंगे उस कंपनी को मान लो अब कोचिंग क्लास बिजनेस में ला लेंगे और शेयर होल्डिंग चेंज कर देंगे और हम शेयर होल्डर बन जाएंगे और हमारा ये वाला बिजनेस है उसके साथ में जोड़ देंगे। तो अब क्या होगा, हमारे प्रॉफिट पे टैक्स नहीं भरना पड़ेगा क्योंकि उसके पास करोड़ों रुपए का लॉस है और वो करोड़ों रुपए का लॉस है वो हम सेट ऑफ कर लेंगे। तो लॉ मेकर्स ने क्या बोला, चीजों को समझने की कोशिश करना कि बहुत बार क्या होता है, पुरानी कंपनी बहुत बड़ी लॉस मेकिंग कंपनी है तो उसके पुराने बहुत सारे लॉसेस है, वो लॉसेस को सेट ऑफ करने के लिए आप कोई प्रॉफिट वाला बिजनेस है वो उसको मतलब इन सिंपल वर्ड में बता दूं, आप शेयर होल्डिंग चेंज कर देते हो, आप शेयर होल्डिंग चेंज कर देते हो, मुझे शेयर होल्डर बना देते हो उसी कंपनी में, मैं अब ये बिजनेस डाल दूंगा। लोग ऐसा कर सकते थे। तो लॉ मेकर्स ने एक सेक्शन डाली, सेक्शन 79 करके। ये सेक्शन क्या बोलती है समझना, कि अगर कोई क्लोजली हेल्ड कंपनी है और क्लोजली हेल्ड कंपनी को किसी ईयर में अगर लॉसेस होते हैं, किसी ईयर में लॉसेस होते हैं, फॉर एन एग्जांपल लॉसेस हुए इन द प्रीवियस ईयर 22-23, लास्ट ईयर में लॉसेस हुए, तो लास्ट ईयर में जो लॉसेस हुए उस ईयर में जो लास्ट डेट पे मतलब 31 मार्च 2023 पे जो भी उस कंपनी के शेयर होल्डर थे, अगर मान लो इस साल में आप उस लॉसेस को सेट ऑफ कर रहे हो, मींस प्रीवियस ईयर 23-24 में अगर आप लॉसेस को सेट ऑफ करना चाहते हो तो इस ईयर के लास्ट डेट पे 31 मार्च 2024 को एटलीस्ट आपके 51% शेयर होल्डर है वो सेम होने चाहिए। मतलब 51% शेयर होल्डर है वो सेम होने चाहिए, मींस 51% की इक्विटी शेयर होल्डिंग उन्हीं लोगों के पास होनी चाहिए जिन लोगों के पास जिस ईयर में लॉस हुआ था उस ईयर के एंड में शेयर होल्डिंग थी। एटलीस्ट 51% शेयर होल्डिंग सेम लोगों के पास होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो लॉसेस आप इस साल में सेट ऑफ नहीं कर सकते। तो बड़ा सिंपल है, समझने की कोशिश करना। होता क्या है कि जिस ईयर में उस क्लोजली हेल्ड कंपनी ने लॉस खाया था, जिस ईयर में वो क्लोजली हेल्ड कंपनी ने लॉस खाया था, उस ईयर के एंड में जो शेयर होल्डर थे और जिस ईयर में आप उन लॉसेस को सेट ऑफ कर रहे हो उस ईयर के एंड में जो शेयर होल्डर है, एटलीस्ट 51% इक्विटी शेयर आर हेल्ड बाय द सेम पर्सन, तो ही वो लॉसेस को हम सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे, अदरवाइज वो लॉसेस को हम सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। बड़ा सिंपल है, समझने की कोशिश करना। अगेन मैं आपको समझा रहा हूं कि जिस ईयर में वो क्लोजली हेल्ड कंपनी को लॉस हुआ था उस ईयर के एंड में जो शेयर होल्डर थे 31 मार्च को, और जिस ईयर में आप उन लॉसेस को सेट ऑफ कर रहे हो, तो इस ईयर में जो आपके एंड में शेयर होल्डर है एटलीस्ट 51% शेयर होल्डर सेम होने चाहिए, तभी आप वो लॉसेस को सेट ऑफ कर सकते हो, अदरवाइज वो लॉसेस को आप सेट ऑफ नहीं कर पाओगे। एक एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। इधर देखिए, जैसे मान लो एक कंपनी है और उस कंपनी ने लॉस खाया प्रीवियस ईयर 20-21 में, 20-21 का लॉस है और 20-21 में इसको लॉस हुआ 5 करोड़ रुपए का लॉस है। अब एक बात समझना, 20-21 प्रीवियस ईयर का लास्ट डेट था 31 मार्च 2021। उस ईयर में एंड में जो है वो 4 शेयर होल्डर थे, मिस्टर ए,
मिस्टर बी, मिस्टर सी, मिस्टर डी। अब एक बात समझना, ए के पास 25% शेयर होल्डिंग थी, बी के पास 25% शेयर होल्डिंग थी, सी के पास 25% शेयर होल्डिंग थी, डी के पास 25% शेयर होल्डिंग थी। तो एबीसीडी चारों के पास 25, 25, 25, 25% का शेयर होल्डिंग था। प्रीवियस ईयर 2021 के एंड में 31 मार्च 2021 को उस ईयर में लॉस हुआ था। अब एक बात समझना, प्रीवियस ईयर 23-24 में मान लो उस लॉसेस को सेट ऑफ कर रहे हैं और इस साल में आपकी इनकम हो गई मान लो 15 करोड़ इस साल की इनकम है, तो वो लॉसेस इस साल सेट ऑफ करना चाहते हैं। लेकिन इस साल के एंड में 31 मार्च 2024 को 31 मार्च 2024 को आपकी जो शेयर होल्डिंग है वो मिस्टर ए, बी, सी और उसकी जगह मान लो मिस्टर ई आ गया। और शेयर होल्डिंग कैसे है, इसके पास में 22% की शेयर होल्डिंग है, इसके पास भी 22% की शेयर होल्डिंग है, मान लो इसके पास में 15% की शेयर होल्डिंग है और जो बाकी बची दैट इज कितना बचा, तो 100 माइनस 22 माइनस 22 माइनस 15, तो 100 माइनस 44 माइनस 15, तो बाकी वाला 41% का शेयर होल्डिंग मान लो ई के पास में है, डी शेयर होल्डर नहीं रहा। तो अब एक बात समझो, पहले आपको यह देखना है कि जिस ईयर में लॉस खाया था उस ईयर में जो शेयर होल्डर थे और इस साल जो शेयर होल्डर है, क्या 51% इज होल्ड बाय द सेम पर्सन और नॉट। मींस एटलीस्ट 51% का शेयर होल्डिंग है वो सेम पर्सन के पास होना चाहिए, तो आप इस साल में लॉसेस को सेट ऑफ कर पाओगे। अदरवाइज वो लॉसेस को आप सेट ऑफ नहीं कर पाओगे, वो लॉसेस लैप्स हो जाएंगे। तो एग्जाम्पल के लिए मुझे एक बात बताइए, यहां पे कॉमन शेयर होल्डर एबीसी है, वो कॉमन शेयर होल्डर है, तो एबीसी कॉमन शेयर होल्डर है, इसका मतलब यहां पे ए, बी और सी है, ये कॉमन शेयर होल्डर है, इस साल भी है और वो उस साल भी थे। ये इस साल भी है और वो उस साल भी थे। उस साल में इनके पास 75% का शेयर होल्डिंग था और इस साल में 22 प्लस 22 प्लस 15, तो इसका मतलब 59% शेयर होल्डिंग है। तो क्या 51% और मोर आर होल्ड बाय द सेम पर्सन और नॉट? आंसर इज यस। ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई तो बेटा इस साल में क्या ये लॉसेस को सेट ऑफ कर सकते हैं? आंसर इज यस, इस साल में लॉसेस को सेट ऑफ कर सकते हैं। ये 5 करोड़ का लॉस इस साल में आपका सेट ऑफ हो सकता है। ये 5 करोड़ का जो लॉस है वो इस साल में आपका सेट ऑफ हो सकता है। आंसर इज यस, आपका सेट ऑफ हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। दिस लॉस कैन बी सेट ऑफ, इस साल में वो सेट ऑफ हो सकता है। तो ये जो लॉस है ये इस साल में सेट ऑफ हो सकता है, बिल्कुल सेट ऑफ हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक बात समझना, मान लो इस साल में जो शेयर होल्डिंग है वो शेयर होल्डिंग का पैटर्न ऐसा होता, शेयर होल्डर है वो एबीसी है एंड गाइस शेयर होल्डिंग में क्या हुआ, ए के पास में मान लो 10% बचा है, बी के पास में भी 20% बचा है, सी के पास में 10% बचा है और डी के पास ई करके एक नया शेयर होल्डर है उसके पास 60% बचा है। तो क्वेश्चन यहां पे यह आता है कि इस साल में क्या हुआ, इनके पास में सिर्फ 40% की शेयर होल्डिंग है, तो क्या ये लॉसेस को इस साल में सेट ऑफ कर सकते हैं? आंसर इज नो, बिकॉज 51% का शेयर होल्डर सेम होना चाहिए। मतलब 51% शेयर होल्डिंग सेम होनी चाहिए। जिस ईयर में लॉस हुआ था उस ईयर में जो शेयर होल्डर होल्ड कर रहे थे और जिस ईयर में बेटा आप सेट ऑफ कर रहे हो उस ईयर में जो शेयर होल्डर होल्ड कर रहे हैं, यहां 51% है वो सेम नहीं है, यहां 51% है वो 51% सेम नहीं है। तो इस साल में ये लॉसेस को सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे, ये लॉसेस आपके लैप्स हो जाएंगे, ये लॉसेस आपके गए करके, ये लॉसेस आपके गए, ये लॉसेस आपके सेट ऑफ नहीं हो सकते। लेकिन एक चीज समझना, ये जो कंडीशन है ना ये सिर्फ लॉसेस पे लगेगी, अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन पे नहीं लगेगी। मतलब इस साल का अगर कोई अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है तो अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन अभी भी सेट ऑफ कर सकते हैं, सिर्फ लॉसेस जो होते हैं वो लॉसेस सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे। अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है वो अपन सेट ऑफ कर सकते हैं। तो मैंने आपको क्या बोला, समझने की कोशिश करना। कभी भी अगर कोई क्लोजली हेल्ड कंपनी है, क्लोजली हेल्ड कंपनी के केस में क्या होता है कि क्लोजली हेल्ड कंपनी के केस में बेटा जिस ईयर में आपका लॉस होता है उस ईयर के एंड में जो शेयर होल्डर थे और जिस ईयर में उस लॉस को आप सेट ऑफ कर रहे हो उस ईयर के एंड में जो शेयर होल्डर है वो शेयर होल्डर आपके सेम होने चाहिए। मींस एटलीस्ट 51% है वो सेम पर्सन के साथ पास शेयर होल्डिंग होनी चाहिए, तभी आप लॉसेस को सेट ऑफ कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, स्टार्टअप के केस में ऐसा नहीं है तो चलेगा। स्टार्टअप जो होता है, एक बात बताओ, स्टार्टअप में तो क्या होता है, जैसे जैसे आप राउंड्स आते हैं वैसे आप फंडिंग जुटाते हो,
तो शेयर होल्डिंग है वो दूसरों के पास आप डाइल्यूट होती जाती है, होती जाती है, होती जाती है। तो स्टार्टअप के केस में ये कंडीशन नहीं है, बट स्टार्टअप के केस में फिर ये कंडीशन है कि जिस ईयर में लॉस हुआ था उस ईयर में जो शेयर होल्डर थे एटलीस्ट वो शेयर होल्डर बने रहने चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो अनअकैडमी है, अनअकैडमी एक स्टार्टअप है, एग्जांपल के लिए लेते हैं, मान लो वो ATIAC का स्टार्टअप है। अब स्टार्टअप के केस में क्या होता है ना कि स्टार्टअप के केस में जो भाई शेयर होल्डर थे जिस ईयर में लॉस हुआ था वो शेयर होल्डर बने होने चाहिए, बट 51% वाला कंडीशन नहीं रहेगा। 51% वाला कंडीशन है वो कंडीशन नहीं रहेगा। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। तो चलिए अपन एक काम करते हैं, एक बार इस सेक्शन को पढ़ते हैं। दिस इज द लास्ट सेक्शन फॉर टुडे। ठीक है, चलिए आ जाइए सब लोग, ये सेक्शन क्या बोलती है। कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस इन केस ऑफ द सर्टेन कंपनीज। कुछ कंपनीज के केस में देखिए क्या दे रखा है, वेयर अ चेंज इन शेयर होल्डिंग हैज टेकन प्लेस ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इन केस ऑफ क्लोजली हेल्ड कंपनी। तो क्लोजली हेल्ड कंपनी के केस में कुछ आपका शेयर होल्डिंग चेंज हुआ इस साल में। नो लॉस इंकर्ड इन एनी ईयर प्रायर टू द प्रीवियस ईयर शैल बी कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ अगेंस्ट द इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर unless on the last day of the previous year at least 51% of equity share were held by the person who held at least 51% equity share on the last day of the year or years in which loss was incurred। मतलब जिस ईयर में लॉस खाया था उस ईयर के एंड में जो शेयर होल्डर थे और जिस ईयर में आप लॉस जो है सेट ऑफ कर रहे हो उस ईयर में जो शेयर होल्डर है वो एटलीस्ट 51% सेम होने चाहिए। मैंने अगले पेज पे एक एग्जांपल लिया है, देखिए। Loss incurred by BB Private Limited in the previous year 22-23 and earn income in the previous year 23-24। मान लो इक्विटी शेयर होल्डिंग जिस ईयर में लॉस हुआ उस ईयर में मिस्टर ए के पास 34% था, बी के पास 33% था, सी के पास 33% था। अब एक बात समझिए, अगले साल क्या हुआ, अगले साल क्या हुआ कि अगले साल जिस ईयर में इनकम हुआ उसमें ए के पास 35% है, बी के पास 33% है, सी नहीं रहा और डी आ गया, डी के पास 32% है। तो यहां पे देखिए ए और बी है, ये दोनों कॉमन है अभी भी। तो इसके पास पहले आपका 67% था, अब आपका कितना है 68% है। तो इस पर्टिकुलर केस में आपका बेटा यहां पे 51% और मोर सेम लोगों के पास है, इस साल में लॉसेस सेट ऑफ हो सकते हैं। आंसर इज यस, हो सकते हैं करके, ठीक है, आंसर इज यस, हो सकते हैं। तो देखिए क्या दे रखा है, losses of previous year 22-23 can be set off against the income of previous year 23-24 because the 51% or more equity shares held by the same person on 31st March 2023 and 31st March 2024। लेकिन बेटा स्टार्टअप के केस में ये कंडीशन नहीं है। तो देखिए क्या दे रखा है आगे वाले पॉइंट में, प्रोवाइडेड दैट even if the above condition is not satisfied in case of the eligible startup। eligible startup जो डिडक्शन लेता है ATIAC में और जिसका टर्नओवर है वो आपका 100 करोड़ से ज्यादा नहीं होता है। लॉस इंकर्ड इन एनी ईयर प्रायर टू प्रीवियस ईयर शैल बी अलाउड टू बी कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ अगेंस्ट द इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इन previous year if all the equity shareholder of such company who held the share on the last day of the year or year in which losses was incurred continue to hold those share in the last day of the such previous year and such losses has been incurred during the period of 10 year from the year in which such company is incorporated। क्योंकि स्टार्टअप में क्या होता है, आपको अपनी शेयर होल्डिंग डाइल्यूट करनी ही पड़ती है, आप 51% से नीचे आ ही जाते हो अल्टीमेटली, ठीक है, तो उसमें चलेगा। लेकिन उसमें यह है कि शेयर होल्डर एटलीस्ट सेम होने चाहिए, शेयर होल्डर होने चाहिए। जिस ईयर में लॉस खाया था वो उस ईयर में जो फाउंडर शेयर होल्डर थे वो शेयर होल्डर कंटिन्यू रहने चाहिए। तो इसको लेके मैंने दूसरा एग्जांपल लिया, देखिए क्या दे रखा है, लॉस इंकर्ड बाय बीबी प्राइवेट लिमिटेड प्रीवियस ईयर 22-23 अर्न इनकम इन द प्रीवियस ईयर 23-24। मान लो एबीसी 3 शेयर होल्डर थे। अब एक बात समझना, यहां पे ए बी सी है, वो तीनों के पास 100% था, यहां पे भी एबीसी कंटिन्यू कर रहे हैं, बट एबीसी के पास में जो है वो 25% है, एबीसी के बाद पास में 25% है। तो बेटा नॉर्मल केस में तो वो सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे, बट स्टार्टअप है तो उस केस में कर सकते हैं। तो देखिए क्या दे रखा है, losses of previous year 22-23 cannot be set off against income of previous year 23-24 because 51% or more equity share are not held by the same person on 31st March 2023 and 31st March 2024। However, if BB Private Limited is eligible startup as per section 80 IAC, then losses of previous year 22-23 can be set off because all the shareholder on 31st March 2023 को जो कंटिन्यू एज शेयर होल्डर ऑन 31st March 2024 को शेयर होल्डर रहे, assume losses incurred in the first 10 years of the incorporation। You got my point or not? Yes। So this is one concept। but एक चीज समझना बेटा, ये सेक्शन कुछ केसेस में नहीं लगेगी। ये जो 51% वाली जो सेक्शन है ये कुछ केसेस में नहीं लगेगी। कौन कौन से केसेस में, अगर मान लो किसी शेयर होल्डर की डेथ हो गई,
अब यार डेथ हो गई तो उसके लीगल हेयर शेयर होल्डर बनेंगे, अगर मान लो डेथ हो गई तो उसके लीगल हेयर है वो लीगल हेयर उसके शेयर होल्डर बनेंगे करके, ठीक है। तो अगर मान लो डेथ हो गई तो डेथ के केस में लीगल हेयर शेयर होल्डर बनेंगे, तो वहां पे ये सेक्शन नहीं लगेगी। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, द फॉलोइंग चेंजेस इन द शेयर होल्डिंग शैल नॉट बी कंसिडर एज चेंजेस इन द शेयर होल्डिंग। पहला, वेयर द चेंज टेक प्लेस कॉन्सिक्वेंट अपॉन द डेथ ऑफ द शेयर होल्डर, किसी शेयर होल्डर की डेथ हो गई, या फिर वेयर द चेंज टेक प्लेस बाय वे ऑफ गिफ्ट ऑफ शेयर्स टू एनी रिलेटिव ऑफ द शेयर होल्डर, आपने अपने रिलेटिव को क्या कर दिया, कोई शेयर है वो गिफ्ट कर दिया, या फिर एनी चेंज इन शेयर होल्डिंग ऑफ इंडियन कंपनी, इंडियन कंपनी में शेयर होल्डिंग चेंज हुई which is a subsidiary of the foreign company as a result of amalgamation or demerger of foreign company, subject to the condition that 51% of shareholder of amalgamating or demerged foreign company continue to be shareholder of the amalgamated or resulting foreign company। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो इंडिया का एक कंपनी है जिसका नाम है बीबी वर्चुअल्स प्राइवेट लिमिटेड। अब इस कंपनी का होल्डिंग कंपनी है मान लो फॉरेन में जिसका नाम है सनी लिमिटेड। अब एक बात बताओ, पहले हमारा जो होल्डिंग कंपनी था वो सनी लिमिटेड है जिसके पास 60% शेयर होल्डिंग था। अब एक बात समझना, सनी लिमिटेड जो है वो सनी लिमिटेड मर्ज हो गया मान लो फॉरेन की एक कंपनी जिसका नाम है किम आईएनसी के साथ में। अब ये फॉरेन कंपनी का अमलगमेशन हुआ, तो ये जो फॉरेन कंपनी है और इस फॉरेन कंपनी के साथ अमलगमेशन डीमर्जर हुआ, तो उसमें अगर शेयर होल्डिंग चेंज हो गई, हुई ये चेंज होल्डिंग, क्योंकि पहले हमारे शेयर्स है वो सनी लिमिटेड होल्ड करती थी, अब है वो किम आईएनसी होल्ड करेगी, तो बेटा उस पर्टिकुलर केस में यहां पे, उस पर्टिकुलर केस में यहां पे ये चेंज नहीं माना जाएगा, ये सेक्शन नहीं लगेगी। बट कंडीशन ये है कि जो सनी लिमिटेड के जो शेयर होल्डर थे, एटलीस्ट 51% शेयर होल्डर किम आईएनसी के शेयर होल्डर बनने चाहिए, एटलीस्ट 51% शेयर होल्डर है वो किम आईएनसी के शेयर होल्डर बनने चाहिए। और लास्ट पॉइंट क्या बोलता है कि वेयर चेंज प्लेस टैक्स इन द प्रीवियस ईयर एज अ रिजल्ट ऑफ रिजोल्यूशन प्लान अप्रूव्ड बाय द अंडर आईबीसी और डेट ऑफ रिजोल्यूशन प्लान अप्रूव्ड बाय द एनसीएलटी अंडर सेक्शन 241 242 ऑफ द कंपनीज एक्ट। अब एक बात बताओ, अगर कोई आईबीसी में चला जाता है, एनसीएलटी में चला जाता है, तो वहां पे आपका रिजोल्यूशन प्लान है वो अप्रूव्ड होता है। तो रिजोल्यूशन प्लान जो अप्रूव्ड हुआ अंडर सेक्शन 241 242 ऑफ द एनसीएलटी कंपनीज एक्ट की सेक्शन में या फिर आईबीसी 2016 में, तो उस पर्टिकुलर केस में वो चेंजेस नहीं माना जाएगा। जैसे मान लो रुचि सोया है, अब रुचि सोया पहले कोई और शेयर होल्डर थे, अब वो कंपनी बाबा रामदेव को बेच दी, तो बाबा रामदेव उसमें जो है वो लॉसेस वगैरह सेट ऑफ कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, बट वो तो लिस्टेड थी, में अनलिस्टेड कंपनियों की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन ये बोलती है क्या अगर कोई पब्लिक सेक्टर कंपनी है करके, ठीक है, अर्स्टवाइज पब्लिक सेक्टर कंपनी, मतलब पहले पब्लिक सेक्टर कंपनी थी बट अभी क्या हुआ, उसका डिसइन्वेस्टमेंट हो गया। हमारी गवर्नमेंट धीरे धीरे पब्लिक सेक्टर कंपनीज कम करना चाहती है और धीरे धीरे प्राइवेट कंपनियों को देना चाहती है। एग्जांपल के लिए जैसे एयर इंडिया, तो एयर इंडिया जो है वो एयर इंडिया का क्या हो गया, यहां पे एयर इंडिया का डिसइन्वेस्टमेंट हो गया, जिसको स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट मोदी जी बोलते हैं। स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट होते हैं, एयर इंडिया है वो टाटा को बिक गई, टेरेस करके टेलेंस करके कंपनी है उसमें बिक गई, तो उस पर्टिकुलर केस में वो चेंज नहीं माना जाएगा, आप इतना ध्यान रखिए करके, ठीक है। तो आप यहां पे क्या ध्यान रखेंगे कि यहां पे अगर मान लो आपका कोई अर्स्टवाइल पब्लिक सेक्टर कंपनी, अर्स्टवाइल का मतलब होता है जो पहले पब्लिक सेक्टर कंपनी था, subject to the condition that the ultimate holding company of such company immediately after the completion of strategic disinvestment continue to hold directly or through its subsidiary at least 51% of voting power of such company in aggregate। मान लो ये टाटा ग्रुप को एयर इंडिया बिक गई, तो टाटा ग्रुप को जब एयर इंडिया बिकी तो एयर इंडिया के जो लॉस है वो टाटा ग्रुप को मिल जाएंगे, आंसर इज यस, मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट टाटा ग्रुप है वो अपनी सब्सिडरी के थ्रू वगैरह है वो एटलीस्ट 51% का होल्डिंग रखता है, मींस टाटा ग्रुप है वो अल्टीमेटली 51% का होल्डिंग रख रहा है करके, ठीक है। And if the condition not complied with any previous year after the completion of the strategic disinvestment, the provision of section 79 shall apply for such previous year and subsequent previous year। तो if the condition not complied with the any previous year, अगर मान लो किसी भी ईयर में टाटा ग्रुप ने क्या किया, वही एयर इंडिया खरीदा, उस टाइम तो टाटा ग्रुप ने खरीदा, फिर दूसरे साल रिलायंस ग्रुप को बेच दिया, तो गलत है ना, तो फिर आप लॉसेस नहीं ले पाओगे। तो इन सिंपल वर्ड यहां पे क्या बोला कि अगर मान लो स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट हुआ और उसमें अगर मान लो किसी ने वो कंपनी को खरीदा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो चेंज इन होल्डिंग नहीं माना जाएगा। बट भैया आप अपनी होल्डिंग के थ्रू या सब्सिडरी के थ्रू उस कंपनी के एटलीस्ट 51% शेयर होल्डिंग है वो आपके पास रहनी चाहिए जिस ईयर में आप लॉसेस को सेट ऑफ कर रहे हो करके, ठीक है। सो दिस इज द एक्सेप्शनल केसेस, वहां पे ये सेक्शन नहीं लगेगी। तो ये सेक्शन कहां नहीं लगेगी, एक तो किसी शेयर होल्डर की डेथ हो गई,
दूसरा, अपने रिलेटिव को शेयर आपने गिफ्ट कर दिए। तीसरा, कोई फॉरेन कंपनी का अमलगमेशन डीमर्जर हो गया, और फॉरेन कंपनी में अमलगमेशन डीमर्जर में पुरानी कंपनी का एटलीस्ट 51% शेयर होल्डर है, वो नई कंपनी के शेयर होल्डर बने हैं। और उसके बाद अगर आईबीसी या एनसीएलटी में आपका केस था और उसमें अगर मान लो सेक्शन 241 242 लग गई, तो उस पर्टिकुलर केस में, और लास्ट अगर कोई पब्लिक सेक्टर कंपनी है जो पब्लिक सेक्टर कंपनी नहीं रही, उस टाइम पे कोई दिक्कत नहीं है, ये चेंज इन शेयर होल्डिंग नहीं माना जाएगा। बट जिस कंपनी ने पब्लिक सेक्टर कंपनी को खरीदा है, एग्जांपल के लिए मैं टाटा ग्रुप की बात कर रहा हूं, तो टाटा ग्रुप जो है वो अपनी सब्सिडरीज के थ्रू वगैरह उस कंपनी के, एयर इंडिया के 51% शेयर होल्ड करेगा जिस ईयर में वो लॉसेस को सेट ऑफ कर रहे हैं उस ईयर में करके। ठीक है, डन। सो दिस इज द कंप्लीशन ऑफ सेक्शन 79 करिए। ठीक है, चलिए, ये सेक्शन 79 है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन दे रखा है आपके कंपाइलर में, आप इस क्वेश्चन को करके आएंगे। आज मैं आपको यहीं पे छोड़ रहा हूं, इसके आगे वाला है वो अपन कल पढ़ेंगे, बट आप एक क्वेश्चन करके आएंगे, क्वेश्चन नंबर 3 करके। आईसीआई ने मॉड्यूल में नहीं दे रखा है, बट ये पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन है, एक दो बार आ चुका है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 3 है, वो आप देख के आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 देख के आएंगे आप लोग। उसके साथ साथ में क्वेश्चन नंबर 3 के बाद में, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद में आप क्वेश्चन नंबर 9 देख के आएंगे। 9 क्या बोलता है कि अगर एक्टिविटी है वो कैमल है, मेंटेनिंग कैमल्स का एक्टिविटी का लॉस है, तो उसका क्या होगा? कैमल, वो हॉर्स रेसेस वाला लॉस था, अब ये कैमल एक्टिविटी का लॉस है, तो क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 9 आप देख के आएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देख के आएंगे। 10 जो है वो मैं ऑलरेडी पार्टनरशिप फर्म में करा चुका हूं। अगर आपको पता है, पार्टनरशिप फर्म में मैंने एक सेक्शन बताई थी, सेक्शन 78(1), याद रखना, पार्टनरशिप फर्म वाला बुक देखोगे पहला वॉल्यूम, तो उसमें था एक 78(1) ये था कि अगर मान लो कोई भी पार्टनर की डेथ हो जाती है या कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है, तो उसके हिस्से के लॉसेस है वो पार्टनरशिप फर्म कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकती। आपको पता है, ऐसा एक कॉन्सेप्ट था। तो आप एक काम करिए, क्वेश्चन नंबर 10 को आप रीड करके आएंगे और करके आएंगे तो आपसे हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, 9 है करके, ये दो इधर से होमवर्क हुए, उधर से क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क हो गया करके। ठीक है, आपके सिर्फ 2 क्वेश्चन बचे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 है, जो मैं आपको अगले लेक्चर में करा लूंगा। और सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड के लिए मुझे 15-20 मिनट का और टाइम चाहिए, तो 20 मिनट के अंदर अंदर ये टॉपिक अगला वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा करके। ठीक है, कल लेक्चर है या नहीं आपको मैसेज आ जाएगा व्हाट्सएप पे, विल सी। अगर हमारे ऑफिस में स्टाफ रहा, देखो मैं तो क्या, मैं तो फ्री हूं, मेरी तो कोई पर्सनल लाइफ है ही नहीं, मेरी तो कोई पर्सनल लाइफ है नहीं करके। ठीक है, तो कल लेक्चर है या नहीं है उसके लिए आपको व्हाट्सएप आ जाएगा कि भाई लेक्चर है या नहीं। अब ज्यादा बचा नहीं है, मैं बताऊं, इस सब्जेक्ट में ज्यादा बचा नहीं है, ज्यादा 4-5 लेक्चर और बचे होंगे करके। ठीक है, तो 5 लेक्चर और लगेंगे, तो वो 5 लेक्चर पे हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलिए, कब लेक्चर है नहीं है आपको मैसेज आ जाएगा। आपको आज घर पे जाके सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड रिवाइज करना है, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी है वो रिवाइज करना है, आपको मैसेज उस पर मिल जाएगा। ट्विंकल, अमलगमेशन वाला पॉइंट कुछ नहीं है। देखो, फॉरेन कंपनी का अमलगमेशन हुआ, जैसे फॉरेन कंपनी, मेरी एक कंपनी है बीबी वर्चुअल्स प्राइवेट लिमिटेड, हमारी होल्डिंग कंपनी है फॉरेन की सनी लिमिटेड। सनी लिमिटेड मर्ज हो गई किम लिमिटेड के साथ, अमलगमेशन हो गया फॉरेन कंपनी का, तो अब हमारी शेयर होल्डर तो किम लिमिटेड बन गई, तो ये तो शेयर होल्डिंग में चेंज हो गया ना। तो क्या ये चेंज माना जाएगा? आंसर इज नो, ये चेंज नहीं माना जाएगा। बट जो अमलगमेटिंग कंपनी है उसके 50, मतलब सनी लिमिटेड के 51% शेयर होल्डर है, वो एटलीस्ट जाके और किम लिमिटेड के शेयर होल्डर बनने चाहिए। चलिए, आज के लिए इतना बहुत है, कल कंटिन्यू करेंगे। कल लेक्चर है या नहीं आपको पता चल जाएगा, आपको मैसेज आ जाएगा। मोस्टली कल परसों 2 दिन लेक्चर आपका नहीं होगा करके। ठीक है, बट आपको बता दिया जाएगा, जो भी रहेगा वो आपको मैसेज पे। ठीक है, चलिए, आज के लिए इतना बहुत है, कल कंटिन्यू करेंगे। जितना पढ़ा है उतना आप रिवाइज करके आइए। चलो, थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू।